अनन्या त्रिवेदी ने उस रात जयपुर जंक्शन की भीड़ ऐसे दिखा जैसे कोई रानी अपने महल की खिड़की से नीचे बहती हुई प्रजा को देखती है। उसके हाथ में चमड़े का महंगा पर्स था, कलाई पर सोने की पतली घड़ी और चेहरे पर वह अधीरता जो अक्सर सुविधा में पले लोगों के भीतर चुपचाप जन्म लेती है। स्टेशन की हवा में चाय, धुएं, पसीने और गीले लोहे की मिलीजुली गंध थी। कुली लाल कमीजों में भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और रात अपनी थकी हुई चादर प्लेटफॉर्म पर फैला चुकी थी। वह उदयपुर जा रही थी, अपने पिता विक्रम त्रिवेदी के नए जल कल्याण प्रकल्प के उद्घाटन में शामिल होने। शहर के अखबारों ने उसे युवा समाजसेवी कहकर छापा था। यद्यपि उसने अब तक गरीबों को केवल मंच से मुस्कुराकर देखा था, उसके लिए दान एक सुंदर फोटो था, सेवा एक पारिवारिक प्रतिष्ठा और गरीबी एक ऐसी चीज जिसे दूर से देखकर दुख व्यक्त किया जा सकता था। मां मीरा ने चलते समय उसके माथे पर कुमकुम लगाया था और कहा था, बेटी यात्रा में विनम्र रहना। अन्या ने हंसकर उत्तर दिया था, पर उस वाक्य की आत्मा उसके भीतर नहीं उतरी थी। प्रथम श्रेणी के डिब्बे के सामने पहुंचते ही उसे पता चला कि ऐसी कोच में तकनीकी खराबी है और कुछ यात्रियों को अस्थायी रूप से दूसरे डिब्बों में बैठना होगा। रेलवे कर्मचारी बार बार हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे थे, पर अन्या के लिए यह क्षमा पर्याप्त नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा कि उसने टिकट पैसे देकर खरीदा है, कोई उपकार नहीं लिया। उसके आसपास खड़े लोग चुपचाप देखने लगे। उनके लिए यह रोजमर्रा की अव्यवस्था थी, पर उसके लिए अपमान। अंत में एक टीटीई ने उसे स्लीपर कोच के एक कोने में बैठने का आग्रह किया जब तक अगला स्टेशन न आ जाए। स्लीपर कोच में प्रवेश करते ही अन्या का चेहरा सिकुड़ गया। नीली सीटों पर पुराने दाग थे, खिड़की से आती हवा में धूल घुली हुई थी और ऊपर की बर्थ से किसी बच्चे के बिस्कुट के टुकड़े गिर रहे थे। एक बूढ़ी औरत अपनी गठरी को तकिया बनाकर बैठी थी। 2 मजदूर चुपचाप सूखी रोटियां खा रहे थे और एक युवक खिड़की के पास बैठा छोटी सी पुस्तक पढ़ रहा था। उसकी कुर्ता धोया हुआ था, पर रंग उड़ चुका था, चप्पल साधारण थी और कंधे पर कपड़े का पुराना झोला था। अन्या ने उससे पहली ही नजर में वर्गीकृत कर दिया। उस युवक ने सिर उठाकर केवल एक क्षण देखा और फिर पुस्तक पर लौट गया। अनन्या को यह उदासीनता भी असभ्यता लगी। उसे आदत थी कि लोग उसके आने पर जगह बनाते, नमस्ते करते, पहचानते या कम से कम उसकी महंगी उपस्थिति से प्रभावित होते। उसने सीट नंबर देखा और पाया कि वही कोना अस्थायी रूप से उसे दिया गया था जहां युवक बैठा था। उसने कठोर स्वर में कहा, यह मेरी सीट है, शायद आपको समझ नहीं आया। युवक ने विनम्रता से टिकट देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ा टिकट बढ़ाते हुए बोला कि उसका आरक्षण भी इसी हिस्से में है और टीटी ने उसे यहीं रहने को कहा है। अनन्या को लगा मानो किसी ने उसके अधिकार पर प्रश्न खड़ा कर दिया हो। उसने टिकट को ध्यान से देखे बिना ही होठों पर व्यंग्य लाकर कहा, आजकल हर कोई टिकट दिखाकर बराबरी करने लगता है, जगह की भी एक मर्यादा होती है। युवक ने पुस्तक बंद कर दी। उसके चेहरे पर न रोष था, न लाचारी, केवल एक शांत थकान थी, जैसे वह संसार की इस भाषा को पहले भी कई बार सुन चुका हो। उसने धीमे से कहा, मर्यादा मनुष्य के व्यवहार से बनती है, कपड़ों से नहीं। यह वाक्य अन्या को चुभ गया क्योंकि उसमें सत्य का छोटा सा कांटा छिपा था। आप मुझे उपदेश मत दीजिए, अनन्या ने लगभग फुसफुसाते हुए पर तीखे स्वर में कहा, ताकि आसपास वाले सुन भी लें और डर भी जाएं। मुझे पता है किस तरह लोग बिना जगह के अच्छे डिब्बों में घुसाते हैं। कुछ लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं। मजदूरों में से एक ने खाना रोक दिया। बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें झुका ली। युवक ने बस खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा, जहां प्लेटफॉर्म की लाइटें पीछे छूटती जा रही थी। ट्रेन चल पड़ी थी और उसके पहियों की धड़कन जैसे अनन्या के शब्दों को रात में दूर तक ले जा रही थी। युवक ने अपना झोला उठाया और थोड़ा सरक कर बैठ गया ताकि अन्या बैठ सके। उसने धन्यवाद नहीं कहा। वह बैठी भी तो ऐसे से जैसे किसी ने उसे दंड स्वरूप सामान्य जीवन में फेंक दिया हो। उसके रेशमी दुपट्टे का किनारा सीट के खुरदरे कपड़े से छुआ तो उसने तुरंत समेट लिया। फोन निकालकर उसने पिता को संदेश भेजा कि रेलवे की व्यवस्था शर्मनाक है। फिर उस अपनी सहेली को लिखा कि उसे गरीबों के बीच बैठना पड़ा है। लिखते समय उसे यह एहसास नहीं हुआ कि शब्द भी कर्म होते हैं और कभी कभी उनका फल मनुष्य को स्वयं अपने भीतर भुगतना पड़ता है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत खांसने लगी। उसकी खांसी सूखी थी, पर उसमें लंबी गरीबी की नमी थी। वह पानी की बोतल ढूंढती रही, पर उसकी छोटी बोतल खाली निकली। अनन्या के बैग में मिनरल वाटर था, पर उसने आंखें फेर ली। युवक ने तुरंत अपना पीतल का छोटा लोटा निकाला और सावधानी से उसे पानी दिया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से पिया और उसे आशीर्वाद दिया, भगवान कृष्ण तेरी राह रोशन करें।
बेटा। युवक मुस्कुराया नहीं, बस सिर झुका लिया। अनन्या ने इस दृश्य को देखा, पर उसके भीतर की दीवारों ने उसे भीतर तक पहुंचने नहीं दिया। थोड़ी देर में टीटी फिर आया और यात्रियों के टिकट देखने लगा। उसने युवक को देखकर आदर से हल्का सा सिर झुकाया, जैसे पहचानता हो, पर युवक ने आंखों से उसे चुप रहने का संकेत किया। अन्या ने यह छोटा सा संकेत नहीं देखा। वह अपने फोन पर व्यस्त थी, जहां उदयपुर के होटल से स्वागत संदेश आया था। टीटी ने उससे क्षमा मांगी और कहा कि अगले बड़े स्टेशन पर व्यवस्था सुधर सकती है। अन्या ने शिकायत जारी रखी। युवक शांत बैठा रहा, पर उसकी उंगलियां पुस्तक के पन्नों पर ठहरी थी, जैसे वह शब्दों से नहीं, मौन से अपनी गरिमा बचा रहा हो। रात गहरी होती गई। डिब्बे की बत्तियां धुंधली पीली हो गईं और लोग अपने अपने दुखों को गठरी बनाकर सोने लगे। अन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसकी नाक में पसीने और लोहे की गंध थी। कानों में बच्चे की सिसकी और पही होगी। कानों में बच्चे की सिसकी और पहियों की लय। खिड़की के पास बैठा युवक अब पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, वह बाहर अंधेरे खेतों को देख रहा था। अचानक उसने झोले से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक साधारण स्त्री थी, माथे पर बड़ी बिंदी, आंखों में कठोर जीवन के बावजूद अटूट ममता। युवक ने तस्वीर को बहुत धीरे से छुआ, जैसे किसी मंदिर में दीपक जलाता हो। अनन्या ने अनायास पूछा, आपकी माँ है? पूछते ही उसे लगा कि उसने कुछ अनावश्यक कर दिया। युवक ने सिर हिलाया। हाँ, सावित्री देवी गांव में रहती हैं। उसकी आवाज में वह गर्माहट थी जो महलों में खरीदी नहीं जा सकती। अनन्या ने फिर पूछा नहीं, पर युवक ने स्वयं कहा, उन्होंने मुझे सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसके हाथों की रेखाओं से नहीं, उन हाथों से उठाए गए बोझ से होती है। अनन्या को लगा वह फिर उपदेश दे रहा है। उसने सूखे स्वर में कहा, अच्छी बातें गरीबों के पास बहुत होती हैं, शायद इसी से वे दुख सह लेते हैं। युवक ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में एक क्षण को दर्द चमका, पर वह दर्द अपमान का नहीं, करुणा का था। उसने जिसकी उम्र करीब 100 साल रही होता। कई बार वही मनुष्य को दूसरों के दुख समझने योग्य बनाता है। अनन्या चुप हो गई, क्योंकि उत्तर देने को शब्द थे, पर भीतर कहीं एक असुविधा भी थी। उसे अपने बचपन की याद आई, जब वह हवेली के पिछवाड़े काम करने वाली नौकरानी की बेटी के साथ खेलना चाहती थी और दादी ने कहा था कि कुछ दूरियां जन्म से तय होती हैं। वह वाक्य तब नियम लगा था, आज कहीं हल्का सा अपराध लगा। स्टेशन आया, कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। चाय वाला चाय, गरम चाय पुकारता हुआ गुजरा। युवक ने 2 कुल्हड़ चाय खरीदी, एक बूढ़ी औरत को दी, दूसरा स्वयं लिया। उसने अन्या से नहीं पूछा, शायद उसके अपमान की मर्यादा रखते हुए। अनन्या को यह भी बुरा लगा कि उसे पूछा क्यों नहीं गया। मनुष्य का अहंकार अजीब होता है, अपमान भी करता है और फिर उपेक्षा से घायल भी होता है। उसने अपने बैग से महंगी में कॉफी की बोतल निकाली, पर वह ठंडी और बेस्वाद लगी। कुल्हड़ की मिट्टी से उठती चाय की भाप में एक घर सी गंध थी, जो उसके पास रात के दूसरे पहर में बूढ़ी औरत को नीचे उतरना था, पर उसका सामान भारी था। स्टेशन छोटा था और ट्रेन अधिक देर रुकने वाली नहीं थी। युवक तुरंत उठा, उसका गठरी और लोहे का बक्सा उठाया और दरवाजे तक पहुंचा दिया। बूढ़ी औरत ने उतरते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। वह दृश्य बहुत साधारण था, पर उसमें ऐसा आशीर्वाद था जो किसी समारोह के भाषण से बड़ा था। ट्रेन फिर चल दी। युवक वापस आया तो उसकी सीट पर अन्या का दुपट्टा फैला था। उसने बिना कुछ कहे ऊपर की बर्थ पर बैठने की कोशिश की, पर अन्या ने धीमे व्यंग्य से कहा, आखिर समझ गए अपनी जगह। इस बार डिब्बे में सोए हुए लोगों की निस्तब्धता भी जैसे कांप गई। युवक ने नीचे उतरकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, पर एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, मुझे अपनी जगह पता है, शायद आपको अभी अपनी जगह जाननी बाकी है। अनन्या के चेहरे पर तबतमाहट आ गई। आप जैसे लोग बड़े बड़े वाक्य बोलकर सम्मान नहीं पा सकते। उसने कहा, सम्मान कमाना पड़ता है। युवक ने उत्तर दिया, हाँ, और अपमान भी कर्म की तरह लौटता है। फिर उसने अपना झोला उठाया और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां हवा अधिक ठंडी थी पर आत्मा शायद अधिक स्वतंत्र। ट्रेन अरावली की अंधेरी पहाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। बाहर कहीं कहीं गांवों के दीपक दिखते और फिर गायब हो जाते। अनन्या ने अपने भीतर उठती बेचैनी को अहंकार से ढकने की कोशिश की। उसने सोचा कि ऐसे लोग ही समस्या हैं, जिन्हें थोड़ी शिक्षा मिल जाए तो वे बराबरी की भाषा बोलने लगते हैं। पर उसी समय उसे युवक के हाथों की रेखाएं याद आईं, जिनमें श्रम नहीं, संयम अधिक था। उसके नाखून साफ थे, बोलने का ढंग सभ्य था, और टीटी का विचित्र आदर भी उसने अस्पष्ट रूप से देखा था। फिर भी उसने अपने निर्णय को नहीं बदला, क्योंकि पूर्वाग्रह अपने बचाव में तर्क खोज ही लेता है। सुबह से कुछ पहले एक छोटा स्टेशन आया, जिसका नाम अनन्या ने पहले कभी नहीं सुना था।
युवक ने अपना झोला कंधे पर डाला, पुस्तक हाथ में ली और उतरने से पहले एक पल को मुड़ा। उसने कहा, यात्रा मंगलमय हो। कभी अवसर मिले तो लोगों को उनके वस्त्रों से पहले उनकी आंखों में देखिएगा। अन्या ने उत्तर नहीं दिया। उसे लगा यह कोई नाटकीय विदाई है, किसी गरीब आदमी का आत्मसम्मान बचाने का आखिरी प्रयास। किसी गरीब आदमी का आत्मसम्मान भरा खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर एक साधारण जीप खड़ी थी। 2 कर्मचारी जैसे उसका इंतजार कर रहे थे, पर ट्रेन चल पड़ी और दृश्य धुंधला गया। अनन्या ने राहत की सांस ली, जैसे डिब्बे से कोई असुविधा उतर गई हो। पर आश्चर्य था कि उसके उतरते ही कोच अधिक खाली नहीं, अधिक भारी लगने लगा। वह खिड़की से बाहर देखती रही। सुबह की पहली लाली रेगिस्तानी धरती पर फैल रही थी। दूर किसी मंदिर से आरती की ध्वनि आ रही थी और हवा में तुलसी तथा धुएं की हल्की गंध थी। उसे माँ की बात याद आई, यात्रा में विनम्र रहना। उसने सिर झटका और फोन उठा लिया। उदयपुर में उसके स्वागत की तैयारियां थी। कैमरे थे, फूलों की मालाएं थी और वह इस रात को भूल जाना चाहती थी। पर रात मनुष्य की स्मृति में कभी कभी दीपक की कालिक की तरह चिपक जाती है। वह जितना उसे मिटाना चाहती, उतना ही युवक का शांत चेहरा उभर आता। उसे क्रोध भी आता कि उसने एक अनजान यात्री को इतना मन में क्यों जगह दी। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे हल्की थकान थी, पर अभिमान अभी भी साल रही होगी। उसने मन में तय किया कि उदयपुर पहुंचते ही स्नान करेगी, सफेद सलवार कमीज पहनेगी और मंच पर मुस्कुराकर गरीब बच्चों को पानी की बोतलें बांटेगी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह वही मुस्कान उसके जीवन का सबसे बड़ा मुखौटा बन जाएगी। उदयपुर पहुंचने पर स्टेशन फूलों और पोस्टरों से भरा था। त्रिवेदी फाउंडेशन द्वारा जल सेवा के बैनर हवा में हिल रहे थे। ड्राइवर ने हाथ जोड़कर उसका सामान लिया और बताया कि जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी भी समारोह में आएंगे। अन ने आधे मन से सुना। उसने झील की चमक देखी, महलों की परछाइयां देखी और अपने भीतर की अस्थिरता को उस सुंदरता से ढकना चाहा। सड़क किनारे नंगे पांव बच्चे स्कूल की ओर जा रहे थे। उनमें से एक ने कार की खिड़की से झांका। अनन्या ने शीशा ऊपर कर लिया, जैसे दुनिया की धूल उससे दूर रहनी चाहिए। होटल में कमरा ठंडा, सुगंधित और शांत था। उसने लंबे समय तक स्नान किया, मानो ट्रेन की गंध ही नहीं, रात का संवाद भी धो देना चाहती हो। फिर उसने आईने के सामने खड़े होकर मोतियों की बालियां पहनी। सफेद कपड़े में वह सचमुच किसी दानकर्ता की तस्वीर जैसी लग रही थी। पीता का फोन आया। विक्रम त्रिवेदी ने कहा कि आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। जिला मजिस्ट्रेट नए हैं, ईमानदार माने जाते हैं, इसलिए प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। अनन्या ने सहजता से पूछा, नाम क्या है उनका? पिता ने जल्दी में कहा, अभी याद नहीं, मंच पर मिल लेना। भाग्य ने जैसे मुस्कुराकर यह उत्तर अधूरा ही रखा। कार जब समारोह सब साल रही होगी। जब समारोह स्थल की ओर चली तब शहर पूरी तरह जाग चुका था। दुकानों पर अगरबत्ती जल रही थी, दूध वाले साइकिलों पर बर्तन बांधे निकल रहे थे और मंदिरों में घंटियां बज रही थी। अनन्या के हाथ में कार्यक्रम की सूची थी, पर उसने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। वह अपने भाषण की पंक्तियां दोहरा रही थी, जिनमें करुणा, सेवा, राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण विकास जैसे शब्द थे। ये शब्द सुंदर थे, पर अभी तक उसके जीवन में जड़ नहीं पकड़े थे। उसे नहीं पता था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा दर्पण उसके सामने रखा जाएगा जिसमें उसका चेहरा नहीं, उसका चरित्र दिखाई देगा। समारोह स्थल पर भीड़ थी। ग्रामीण स्त्रियां रंग बिरंगे घाघरे पहने आई थी, पुरुष पगड़ियों में बैठे थे, बच्चे हाथों में छोटे झंडे लिए खड़े थे। मंच पर कुर्सियां सजी थी, बीच में माइक था और पीछे बड़े अक्षरों में लिखा था, इथी। अनन्या ने मुस्कुराकर प्रवेश किया। कैमरों ने चमकना शुरू किया। उसने सहज अभ्यास से हाथ जोड़े। तभी संचालक ने घोषणा की कि जिले के माननीय जिला मजिस्ट्रेट कुछ ही क्षणों में मंच पर पधार रहे हैं। भीड़ में अचानक अनुशासन आ गया। पुलिसकर्मी सीधे खड़े हो गए। विक्रम त्रिवेदी अपनी कुर्सी से उठे और स्वागत के लिए आगे बढ़े। सफेद सरकारी वाहन धीरे से आकर रुका। दरवाजा खुला। पहले एक कर्मचारी उतरा, फिर वही युवक उतरा जिसने रात भर साधारण कुर्ते में ट्रेन की खिड़की के पास बैठकर अपमान सहा था। आज भी वह वैसा ही सादा था, केवल उसके कंधों पर अदृश्य अधिकार की गरिमा थी। किसी ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट आरव प्रताप सिंह, IAS। अन्या के हाथों से कार्यक्रम पत्रक लगभग छूट गया। उसके कानों में रात का वाक्य गूंजा, मुझे अपनी जगह पता है। और उसी क्षण उसे लगा कि धरती के सारे मंच, सारे फूल, सारे कैमरे उसके भीतर की गरीबी को देख रहे हैं। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती के भीतर रखी सारी हवा एक झटके में खींच ली हो। मंच की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आरव प्रताप सिंह के कदम शांत थे, पर हर कदम उसके अहंकार पर हथौड़े की तरह गिर रहा था।
विक्रम त्रिवेदी ने आगे बढ़कर उन्हें माला पहनाई। दोनों हाथ जोड़कर झुके और अत्यंत विनम्र स्वर में स्वागत किया। वही पिता जिनके सामने शहर के व्यापारी झुकते थे, आज इस सादे कपड़ों वाले युवक के सामने सावधान खड़े थे। अन्या ने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया ताकि उनका कांपना कोई देख न ले। आरव ने भीड़ की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए अन्या पर ठहरी, पर उसमें न आश्चर्य था, न विजय, न कटाक्ष। वह वही शांत दृष्टि थी जो रात के अंधेरे डिब्बे में थी। बस आज उसके आसपास सरकारी आदर का प्रकाश था। यही बात अनन्या को और अधिक विचलित कर गई। यदि वह मुस्कुराकर उसे अपमानित करता तो शायद वह भीतर से लड़ लेती। यदि वह क्रोध दिखाता तो वह क्षमा मांगने का अवसर खोज लेती। पर उसका मौन जैसे कह रहा था कि उसकी पहचान इतनी छोटी नहीं कि एक रात के अपमान से मापी जा सके। संचालक ने उनका पर्स साल रही होगी। संचालक ने उनका परिचय लंबा पढ़ा। आरव प्रताप सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान कैडर, पूर्व में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए सम्मानित, बालिका शिक्षा अभियान के लिए प्रसिद्ध और हाल ही में इस जिले के जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त। हर वाक्य अनन्या के भीतर एक और दरार बनाता गया। उसे रात का अपना वाक्य याद आया। उम्र करीब 27 साल जाते हैं। कुछ लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं। अब वह सोच रही थी कि सीमा किसने लांघी थी। वह आज ने साधारण कुर्ता पहना था या वह लड़की जिसने अपने रेशमी दुपट्टे को चरित्र का प्रमाण पत्र समझ लिया था। विक्रम त्रिवेदी मंच पर अत्यधिक प्रसन्न दिख रहे थे। उन्होंने आरव से धीमे स्वर में कहा कि त्रिवेदी परिवार सदैव प्रशासन के साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहता है। आरव ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में वह सावधानी थी जो ईमानदार अधिकारियों के पास होती है। उन्होंने औपचारिक मुस्कान से अधिक कुछ नहीं दिया। अन्या ने पहली बार पिता की आवाज में विनम्रता सुनी जो लाभ के समय जन्म लेती है। वह सोचती रही कि क्या उस भी कल रात इसी तरह किसी को केवल उसके उपयोग या अनुपयोग से तौला था। भीतर कहीं शर्म का पहला बीज मिट्टी तलाश रहा था। जब अनन्या को बोलने के लिए बुलाया गया तो तालियां बजी और कैमरे उसकी ओर मुड़े। वह खड़ी हुई, पर भाषण की पंक्तियां धुंधली पड़ गईं। कागज पर लिखा था कि पानी केवल संसाधन नहीं, मानव गरिमा का अधिकार है। उसे यह वाक्य कल तक सुंदर लगता था, आज वह भारी लग रहा था। जिसने एक यात्री की गरिमा नहीं पहचानी, वह पूरे गांव की गरिमा पर कैसे बोले। फिर भी उसने माइक पकड़ा और अभ्यास की हुई मुस्कान चेहरे पर रखी। शब्द उसके मुंह से निकले, पर आत्मा अनुपस्थित थी। आरव सामने बैठा था, गंभीर, संयत और असहज रूप से सच। उसने कहा कि त्रिवेदी फाउंडेशन ग्रामीण राजस्थान में जल संकट कम करने को प्रतिबद्ध है। उसने बालिकाओं, माताओं और किसान परिवारों की पीड़ा का उल्लेख किया। भीड़ ने सुना, कुछ ने ताली भी बजाई, पर उसके कानों में अपने ही शब्द खोखले घड़े की तरह गूंजे। उसे याद आया कि रात बूढ़ी औरत को पानी देने में उसने एक पल देर नहीं की थी, बल्कि पानी दिया ही नहीं था। उस बूढ़ी खांसी में भी जल का प्रश्न था, पर वहां कोई कैमरा नहीं था। मंच से उतरते समय उसके पांव कांपे और उसने पहली बार चाहा कि कोई उसे पहचान न सके। आरव का भाषण छोटा था, पर उसमें वह वजन था जो अनुभव से आता है। उन्होंने कहा कि जल सेवा का अर्थ केवल टंकी बनाना या पट्टिका लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर परियोजना की गुणवत्ता की जांच करेगा, क्योंकि गरीबों के नाम पर की गई लापरवाही सबसे बड़ा अधर्म है। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा क्षण भर को कस गया, पर तुरंत संभल गया। अनन्या ने पिता की उंगलियों को कुर्सी के हत्थे पर दबते देखा। उसे लगा कि मंच पर केवल भाषण नहीं, कोई अदृश्य संघर्ष शुरू हो रहा है। कार्यक्रम के बाद फूलों की माला, नारियल, शॉल और फोटो का सिलसिला शुरू हुआ। लोग आरव के पास अपनी समस्याएं लेकर घिर आए। कोई पेंशन की बात कर रहा था, कोई राशन कार्ड की, कोई स्कूल में शिक्षक न आने की। आरव हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुन रहे थे, जैसे समय सचमुच उनका निजी नहीं, जनता का हो। अनन्या दूर खड़ी उन्हें देखती रही। उसे आश्चर्य हुआ कि इतने लोग एक अधिकारी से डरते हुए भी उम्मीद क्यों रखते हैं। फिर उसे समझ आया कि गरीबों के लिए सरकार कोई इमारत नहीं, कभी कभी एक सुनने वाला चेहरा होती है। विक्रम ने अन्या को संकेत किया कि वह आरव से औपचारिक रूप से मिले। उसके गले में जैसे कांटा अटक गया। वह धीरे धीरे उनके सामने पहुंची। पिता ने गर्व से कहा, मेरी बेटी अन्या फाउंडेशन का चेहरा यही संभालती है। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्कार, बस इतना ही। नकल की बात, न पहचान, न कोई कटाक्ष। अन्या ने भी हाथ जोड़े, पर आवाज इतनी धीमी थी कि स्वयं उसे सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि यदि आरव उसी क्षण कह दें कि यही लड़की ट्रेन में गरीब कहकर मुझे अपमानित कर रही थी, तो वह लोगों के सामने राख हो जाएगी। पर आरव ने कुछ नहीं कहा।
उन्होंने केवल पूछा कि क्या फाउंडेशन ने गांवों की वास्तविक जल आवश्यकता का सर्वेक्षण स्थानीय पंचायतों के साथ मिलो किया है। विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया कि उनकी टीम अत्यंत पेशेवर है और सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। आरव ने शांत स्वर में कहा कि कुछ स्थलों का निरीक्षण करेंगे। अन्या ने पिता के चेहरे पर हल्का तनाव देखा। उसी क्षण उसे लगा कि कल रात की शर्म व्यक्तिगत थी, पर आज जो सामने खुल रहा है वह शायद उससे भी बड़ा है, जैसे कोई दरवाजा चरमराकर खुलना चाहता हो। दोपहर में जिला कार्यालय में बैठक रखी गई। विशाल पुरानी इमारत के बरामदों में धूल, फाइलों और पसीने की गंध थी। बाहर लोग कतारों में खड़े थे, कुछ थके हुए, कुछ बेचैन, कुछ आंखों में अर्जियां लिए। अनन्या पहली बार ऐसे सरकारी दफ्तर में भीतर तक आई थी। उसके लिए प्रशासन अब तक केवल अनुमति पत्र, सुरक्षा व्यवस्था और समारोह की कुर्सियां था। यहाँ उसने देखा कि हर कागज के पीछे किसी की भूख, बीमारी या जमीन अटकी हो सकती है। आरव के कमरे के बाहर कोई सजावटी वैभव नहीं था, केवल एक बोर्ड, कुछ कुर्सियां और प्रतीक्षा करते चेहरे। बैठक में इंजीनियर, पंचायत अधिकारी, फाउंडेशन के प्रबंधक और कुछ स्थानीय प्रतिनिधि बैठे। आरव ने एक एक बिंदु पर प्रश्न किए। कितने हैंडपंप चालू हैं? कितनी टंकियों की क्षमता है? किन गांव में करीब फ्लोराइड अधिक है? किस ठेकेदार ने पाइपलाइन डाली? भुगतान किस आधार पर हुआ? उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, किसी को बच निकलने की जगह नहीं देती थी। अनन्या ने देखा कि उसके पिता के कर्मचारी कागज पलटते हुए घबरा रहे हैं। उसे पहली बार समझ आया कि सादगी कई बार भयावह होती थी, क्योंकि वह दिखावे से प्रभावित नहीं होती। एक क्षण ऐसा आया जब आरव ने अन्या से पूछा, आपने जिन गांवों को गोद लेने की घोषणा की है, उनमें से कितने गांव में आप उद्घाटन के बाद वापस गई हैं? प्रश्न सीधा था, पर अन्या को लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो। उसने उत्तर देना चाहा कि टीम जाती है, रिपोर्ट आती है, तस्वीरें मिलती हैं, पर शब्द उसके गले में अटक गए। वह बोली, मैं व्यक्तिगत रूप से अधिक नहीं जा पाई। आरव ने केवल इतना कहा, गरीबों के दुख को प्रतिनिधि भेजकर नहीं समझा जा सकता। कमरे में मौन फैल गया। विक्रम ने कुर्सी पर करवट बदली, पर अन्या ने पहली बार उस मौन को दंड की तरह स्वीकार किया। बैठक समाप्त होने पर विक्रम ने बाहर आते ही बेटी से कहा कि अधिकारी नया है, इसलिए आदर्शवाद दिखा रहा है। कुछ महीनों में सब व्यावहारिक हो जाते हैं। अन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बरामदे में खड़ी थी, जहां एक ग्रामीण स्त्री अपने बच्चे को गोद में लिए रो रही थी। बच्चे के होंठ सूखे थे और आंखें बुखार से धसी हुई। स्त्री किसी कर्मचारी से कह रही थी कि उनके गांव का पानी पीला है, पीते ही पेट दुखता है। कर्मचारी उससे अगले सप्ताह आने को कह रहा था। अन्या ने अनायास अपने पर्स से पानी की बोतल निकाली, पर स्त्री ने उसे नहीं देखा। शर्म ने उस बोतल को उसके हाथ में भारी कर दिया। उसी समय आरव कमरे से निकले। उन्होंने स्त्री को रोते देखा और तुरंत रुक गए। उन्होंने बच्चे का माथा छुआ, डॉक्टर को फोन किया और संबंधित अधिकारी से गांव का नाम लिखवाया। उनकी तत्परता में कोई प्रदर्शन नहीं था। अन्या के भीतर कल रात का दृश्य फिर जागा, जब बूढ़ी औरत को पानी उन्होंने दिया था। क्या यही उनका स्वभाव था या एक अधिकारी की भूमिका? शायद दोनों। उसने चाहा कि वह आगे बढ़कर कुछ कहे, पर उसके पांव वहीं जमे रहे। कभी कभी अपराधबोध मनुष्य को अच्छा बनने से पहले पत्थर बना देता है। शाम को होटल लौटकर अनन्या ने कमरे का दरवाजा बंद किया और लंबे समय तक चुप बैठी रही। बाहर झील पर सूर्य उतर रहा था। सोने की लकीरें पानी में टूट रही थी। फोन पर बधाई संदेश आ रहे थे, तस्वीरें भेजी जा रही थी। समाचार चैनल का क्लिप आया जिसमें वह मुस्कुरा रही थी। उसने वीडियो चलाया, फिर तुरंत बंद कर दिया। उस मुस्कान में उसे झूठ दिखाई दिया। उसने आईने में स्वयं से पूछा कि क्या वह सचमुच बुरी है। उत्तर सरल नहीं था। मनुष्य कभी केवल बुरा नहीं होता, वह कई बार सुविधा, संस्कार और भय के बीच धीरे धीरे असंवेदनशील बनता जाता है। रात के भोजन पर विक्रम ने कुछ स्थानीय नेताओं को बुलाया था। मेज पर राजस्थानी व्यंजन सजे थे, चांदी के कटोरे, महंगी मिठाइयां और हल्की छसी। चर्चा, आरव का नाम बार बार आया। किसी ने कहा कि वह बहुत सख्त अधिकारी है, दूसरे ने कहा ऐसे लोग अधिक दिन टिकते नहीं। विक्रम ने धीमे स्वर में कहा कि उन्हें संभालना होगा, क्योंकि आगामी परियोजनाओं की स्वीकृति उनके हाथ में है। राघव चौधरी, अनन्या का तयशुदा वर, भी वहां था। उसने हंसकर कहा, ईमानदारी भी एक बीमारी है, समय पर इलाज हो जाए तो आदमी ठीक हो जाता है। अन्या को पहली बार उसकी हंसी कुरूप लगी। राघव ने भोजन के बाद अन्या से पूछा कि वह इतनी चुप क्यों है। उसने बहाना बनाया कि यात्रा से थक गई है। राघव ने कहा कि उसने सुना है उसे रात ट्रेन में असुविधा हुई थी। फिर मजाक में बोला,
तुम्हें तो गरीबों के बीच एक रात बिताने का अनुभव मिल गया, अब भाषण और प्रभावशाली होगा। कल तक अनन्या शायद हंस देती, पर आज उसके भीतर कुछ सिकुड़ गया। उसने कहा, गरीब लोग अनुभव नहीं, मनुष्य होते हैं। राघव ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे कोई भावुक रोग लग गया हो। वह मुस्कान भी उसे चुभी। कमरे में लौटकर उसने मां को फोन किया। मीरा की आवाज सुनते ही अनन्या का कठोर आवरण थोड़ा पिघला। उसने कहना चाहा कि मां, मैंने किसी को बहुत अपमानित किया था और वह बहुत बड़ा अधिकारी निकला। पर उसने बात पूरी नहीं कही, केवल पूछा, मां, क्या हम कभी किसी को उसके कपड़ों से आंक लेते हैं? मीरा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, हाँ बेटी, और कई बार भगवान उसी रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं जिसे हम छोटा समझते हैं। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से कहा कि वह थक गई है और फोन रख दिया। पर नींद उस रात भी आसानी से नहीं आई। उसने आरव का नाम इंटरनेट पर खोजा। लेखों में उसकी कहानी थी। एक छोटे गांव का लड़का, पिता की मृत्यु के बाद मां ने खेतों में काम किया, छात्रवृत्ति पर पढ़ाई, तीसरे प्रयास में IAS। जिस पोस्टिंग में करीब खनन माफिया रही होगी, पहली पोस्टिंग में अवैध खनन माफिया से टकराव। एक तस्वीर में वह सावित्री देवी के पैरों को छू रहा था। अनन्या ने लंबे समय तक वह तस्वीर देखी। उसे लगा कि कल रात उसने केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक मां की तपस्या का अपमान किया था। यह विचार उसके हृदय में कांटे की तरह धंस गया। अगली सुबह जिला कार्यालय से सन रही होगी। अगली सुबह जिला कार्यालय से संदेश आया कि आरव प्रताप सिंह ने त्रिवेदी फाउंडेशन की परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए कुछ मूल दस्तावेज मांगे हैं। विक्रम क्रोधित थे, पर बाहर से शांत। उन्होंने प्रबंधक को निर्देश दिया कि केवल चुनी हुई फाइलें भेजी जाएं। अनन्या ने यह सुना तो भीतर बेचैनी हुई। उसने पूछा, सारी फाइलें क्यों नहीं? विक्रम ने कठोर नजर से देखा और कहा, व्यापार और सेवा दोनों समझदारी से चलते हैं, बचकाने आदर्शों से नहीं। यह वाक्य घर की दीवारों जैसा परिचित था, पर आज उसमें दरारें दिखने लगी। उसने पहली बार पिता से डरते हुए भी असहमति महसूस की। दोपहर बाद अनन्या स्वयं जिला कार्यालय पहुंची। वह किसी बहाने से आई थी, पर भीतर उसका उद्देश्य केवल एक था, आरव से अकेले में बात करना। उनके कमरे के बाहर बैठकर उसने अनेक लोगों को आते जाते देखा। कोई धन्यवाद देकर रो पड़ा, कोई शिकायत करके हल्का हुआ, कोई निराश भी लौटा। जब अंततः उसे भीतर बुलाया गया, आरव फाइल पढ़ रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर औपचारिक स्वर में पूछा, जी कहिए। उस छोटे से जी में ऐसी दूरी थी कि अनन्या का सांस टूटने लगा। उसने हाथों की उंगलियां जोड़ ली और पहली बार बिना अभिमान के बोलने की कोशिश की। कल की बात से पहले वह रुकी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि कौन सी, कल मंच वाली या ट्रेन वाली। फिर उसने धीरे कहा, ट्रेन में मैंने जो कहा वह गलत था। आरव ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं बोले। अनन्या ने आगे कहा, मैंने आपको जाने बिना केवल कपड़ों और जगह देखकर अपमानित किया, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। आरव ने कुर्सी पर पीटिक तेहुकने लगी। आरव ने कुर्सी पर पीछे क्षमा मांगना कठिन होता है, इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं, पर समझना क्षमा से भी कठिन होता है। अनन्या की आंखें झुक गईं। उसने कहा कि वह समझना चाहती है। आरव ने शांत स्वर में पूछा, क्या आपको दुख इसलिए है कि जिसे आपने गरीब समझा वह अधिकारी निकला, या इसलिए कि आपने किसी मनुष्य को छोटा समझा? यह प्रश्न बिजली की तरह गिरा। अनन्या ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। सच यह था कि पहले उसे झटका उनके पद से लगा था, पर अब दर्द कुछ और बन रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, शुरू में शायद पद के कारण, पर अब मुझे अपने भीतर की गरीबी दिख रही है। आरव का चेहरा थोड़ा नरम हुआ, पर वह संतुष्ट नहीं लगे। उन्होंने मेज पर रखी फाइल की ओर संकेत किया और कहा, समाज सेवा मंच पर बोले गए वाक्यों से नहीं, असुविधाजनक सच्चाइयों के सामने खड़े होने से शुरू होती है। आपके परिवार की परियोजनाओं में कुछ गंभीर प्रश्न हैं। मुझे आशा है कि आप उन्हें व्यक्तिगत अपमान नहीं समझेंगी। अनन्या ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। वहां कठोरता थी, पर बदला नहीं था। उसने महसूस किया कि वे उसे नीचा दिखाना नहीं चाहते, वे सत्य को ऊंचा रखना चाहते हैं। फिर भी सत्य का भार उसके लिए नया था। उसने धीमे से कहा, मैं सहयोग करूंगी, जितना कर सकूं। आरव ने केवल सिर हिलाया। जाते जाते अन्य दरवाजे पर रुकी। वह कहना चाहती थी कि बूढ़ी औरत को पानी न देने का अपराध। उसे याद है कि उसकी मां की तस्वीर देखकर वह रोई थी, कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है, पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ पश्चाताप इतने निजी होते हैं कि उन्हें तुरंत शब्दों में बांधना भी प्रदर्शन लगता है। बाहर निकली तो बरामदे में वही ग्रामीण स्त्री बैठी थी, जिसका बच्चा कल बीमार था। इस बार अन्या उसके पास गई, धीरे से बैठी और पूछा कि वह किस गांव से आई है। स्त्री ने संदेह से देखा, पर उत्तर दिया,
गांव का नाम सुनते ही अन्या ने उसे नोट किया। वह त्रिवेदी फाउंडेशन की सूची में था, उन गांवों में जिन्हें पूर्ण जल सुविधा प्राप्त घोषित किया गया था। उसके भीतर ठंडा डर फैल गया। यदि कागजों में पानी पहुंच चुका था तो यह बच्चा गंदा पानी पीकर बीमार क्यों था? उसे लगा कि उसके भाषण के शब्द किसी ने उल्ट कर उसके सामने रख दिए हैं। वह कार तक लौटी तो हवा भारी थी। झील का शहर सुंदर था, पर उस सुंदरता के नीचे प्यासे गांवों की दरारें थी। पर उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि सत्य अक्सर अपमान से शुरू होकर जिम्मेदारी तक पहुंचता है। रात को उसने पिता की भेजी फाइलों की प्रतियां मंगवाईं। कागज व्यवस्थित थे, मुहरें साफ थीं, तस्वीरें चमकदार थीं, पर अब उसे हर तस्वीर के बाहर की दुनिया दिखने लगी थी। एक फोटो में वह स्वयं मुस्कुरा रही थी, पीछे पानी की टंकी थी, पर बगल में खड़े बच्चे के पैर नंगे थे और उसकी आंखें कैमरे पर नहीं, और उसकी आंखें कैमरे पर थीं। बंदल पर थी। देर तक उस तस्वीर को देखती रही। उसे लगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में धर्म पूछा था। शायद उसका कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं, यही फाइलें थी, और कल रात का अपमान उस युद्ध का शंखनाद था। त्रिवेदी हवेली के अतिथि कक्ष में उस सुबह फाइलों का ढेर किसी छोटे पहाड़ की तरह फैला था। अन्या ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी, फिर भी उसकी आंखों में अजीब सी जागृति थी। कागजों पर मोहरें थी, भुगतान की रसीदें थी, निर्माण के प्रमाण पत्र थे, और हर प्रमाण पत्र के नीचे किसी अभियंता या अधिकारी के हस्ताक्षर। पहले ये दस्तावेज उसे व्यवस्था की सफलता लगते थे, आज वे ऐसे मुखौटे लग रहे थे जिनके पीछे कोई बीमार बच्चा खांस रहा था। उसने गांव की सूची में उस स्त्री का गांव ढूंढा, भीमपुरा। उसके सामने लिखा था 100% सुरक्षित पेयजल उपलब्ध। भीमपुरा के नाम के आगे चमकदार फोटो लगी थी, जिसमें नई पानी की टंकी पर नीली पट्टिका चमक रही थी। पट्टिका पर उसके पिता का नाम था, उसके दादा का नाम था, और फाउंडेशन का आदर्श वाक्य सेवा ही धर्म है। अन्या ने फोटो को उंगली से छुआ। उसे याद आया कि उद्घाटन के दिन उसने इसी टंकी के पास नारियल फोड़ा था और बच्चों में मिठाई बांटी थी, पर उसने कभी नल खोलकर पानी नहीं देखा था। कैमरा ठीक स्थान पर था, भीड़ ठीक कोण से खड़ी थी, और उसकी मुस्कान ठीक समय पर आई थी। सेवा क्या केवल उसी क्षण समाप्त हो गई थी। उसने फाउंडेशन के परियोजना प्रबंधक महेश को बुलवाया। महेश वर्षों से उसके पिता के साथ काम करता था, चतुर, चिकनी बातों वाला और हमेशा झुकी हुई विनम्रता में लिपटा हुआ। उससे पूछा कि भीमपुरा की पानी व्यवस्था सचमुच चालू है या नहीं। महेश ने तुरंत कहा, बिल्कुल मैडम, सब रिकॉर्ड में है। अनन्या ने कहा कि एक ग्रामीण स्त्री ने बच्चे के बीमार होने की शिकायत की है। महेश मुस्कुराया, गांव वाले शिकायत करते रहते हैं मैडम, उन्हें मुफ्त में सब चाहिए और फिर भी असंतोष रहता है। यह वाक्य सुनकर अनन्या को अपने ही पुराने स्वर की छाया सुनाई दी और वह भीतर तक कांप गई। मैं भीमपुरा जाना चाहती हूँ, उसने अचानक कहा। महेश का चेहरा एक क्षण के लिए उतर गया, फिर संभल गया। उसने सलाह दी कि बिना पूर्व सूचना जाना उचित नहीं। सुरक्षा, स्वागत, पंचायत की व्यवस्था, मीडिया सब देखना होगा। अन्या ने पहली बार समझा कि पूर्व सूचना कभी कभी सच को छिपाने का अवसर होती है। उसने कठोर स्वर में कहा कि कोई स्वागत नहीं चाहिए। महेश ने पिता को फोन करने की कोशिश की, पर अनन्या ने रोक दिया। वह जानती थी कि यदि विक्रम को पता चला तो यात्रा समारोह बन जाएगी। उसे पहली बार बिना फूलों, बिना माइक, बिना परिचय के किसी गांव में जाना था। दोपहर तक वह एक साधारण कार में निकली, साथ केवल ड्राइवर और एक महिला सहायक थी। जयपुर और उदयपुर के बीच की चमकदार दुनिया पीछे छूटती गई और सड़क धीरे धीरे टूटे हुए रास्तों में बदलने लगी। अरावली की सूखी पहाड़ियों के बीच बबूल के पेड़ खड़े थे, जैसे समय के पहरेदार। कहीं ऊंट गाड़ी चलती दिखी, कहीं औरतें सिर पर मटके लिए धूल भरी पगडंडी पर जा रही थी। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उन मटकों का भार महसूस करने की कोशिश की। जल उसके घर में नल घुमाने से आता था। यहाँ वह माथे पर संतुलित जीवन था। भीमपुरा पहुंची तो गांव ने उसे पहचानने में समय लिया। बिना बैनर में सफेद शामियाने, बिना कैमरों के वह केवल एक बाहरी औरत थी। बच्चे दूर से देखने लगे, स्त्रियां ओढ़नियां संभालकर दरवाजों पर खड़ी हो गईं और बूढ़े पुरुष चौपाल से उठकर संदेह से देखने लगे। पानी की टंकी सचमुच खड़ी थी, पर उसके नीचे की पाइपों पर जंग के निशान थे। नल से पानी की जगह पहले हवा निकली, फिर हल्की पीली धार, उसमें मिट्टी की गंध थी। अनन्या ने हथेली में पानी लिया पर पी ना सकी। उसके गले में शर्म किसी कठोर पत्थर की तरह अटक गई। एक वृद्ध ने कहा कि टंकी उद्घाटन के बाद 2 महीने चली, फिर पंप खराब हो गया। पाइप पतले थे, मोटर सस्ती थी और मरम्मत के लिए कोई नहीं आया। जब शिकायत की तो कागज में लिखा गया कि समस्या हल हो चुकी है, अब लोग पुराने कुएं से पानी लेते हैं।
जिसमें बरसात के की गंदगी और फ्लोराइड दोनों है। अनन्या ने नोटबुक निकाली, पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसे लगा कि वह आंकड़े नहीं, अपनी आत्मा का लेखा लिख रही है। सेवा की पट्टिका धूप में चमक रही थी और नीचे प्याज का रंग पीला था। उसी स्त्री ने उसे पहचान लिया जिसका बच्चा जिला कार्यालय में बीमार था। उसका नाम कमला था। वह पहले दूर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों में विश्वास नहीं, थकान थी। उसने कहा, मैडम, उस दिन आपने मंच पर कहा था कि हमारी बेटियां पानी के लिए दूर नहीं जाएंगी। मेरी बड़ी बेटी रोज 3 कोस जाती है। अनन्या के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने केवल पूछा कि बच्चा कैसा है। कमला ने कहा कि दवा से बुखार उतरा, पर पेट फिर दुखता है। फिर वह चुप हो गई। उस चुप्पी में आरोप था, पर उससे भी गहरा एक हार मान चुका दुख था। अनन्या ने गांव के स्कूल को देखा। आंगन में बच्चे बैठे थे, पर कई के दांतों पर पीले दाग थे, कई के पेट फूले हुए। मास्टरनी ने बताया कि पानी के कारण बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं और लड़कियां देर से आती हैं, क्योंकि सुबह घर के लिए पानी भरना पड़ता है। दीवार पर एक पोस्टर लगा था जिसमें अन्या की फोटो के साथ लिखा था कि त्रिवेदी फाउंडेशन ने गांव को प्यास से मुक्त किया। पोस्टर के नीचे एक बच्ची मिट्टी में उंगली से लकीरें खींच रही थी। अन्या ने उससे नाम पूछा। बच्ची बोली, गौरी। उसकी आवाज में भय नहीं, बस भूखी मासूमियत थी। गौरी ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है ताकि गांव में बच्चों को शहर न जाना पड़े। अनन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखें भर आईं। उसने पूछा कि वह स्कूल क्यों नहीं आई थी पिछले सप्ताह। गौरी ने सहजता से कहा कि माँ बीमार थी पिछले सप्ताह। गौरी ने सहजता से कहा कि जाना पड़ा। यह वाक्य इतना साधारण था कि उसकी क्रूरता और अधिक बढ़ गई। बचपन का समय जो किताबों और खेल में बीतना चाहिए था, यहाँ मटकों के नीचे दब रहा था। अनन्या को याद आया कि बचपन में वह भरतनाट्यम, पियानो और अंग्रेजी कविता की कक्षाएं चुनती थी। गौरी पानी और पढ़ाई में से रोज चुनाव करती थी। गांव से लौटते समय कार में कोई आवाज नहीं थी। ड्राइवर ने 2 बार पूछा कि होटल चलना है या हवेली, पर अनन्या ने उत्तर देर से दिया। उसके सामने अब आरव का चेहरा नहीं, भीमपुरा का नल था जिससे पीला पानी निकल रहा था। उसे समझ आया कि आरव की जांच व्यक्तिगत नहीं थी। वह उन हाथों की ओर से प्रश्न कर रहा था। वह उन हाथों की ओर से था जिन्हें कभी मंच पर बोलने नहीं दिया गया। होटल पहुंचकर उसने पिता को फोन नहीं किया। उसने सीधे जिला कार्यालय में संदेश भेजा कि वह भीमपुरा के निरीक्षण की जानकारी साझा करना चाहती है। यह एक छोटा कदम था, पर उसके पुराने संसार के विरुद्ध पहला सचेत कदम। आरव ने उसे उसी शाम मिलने का समय दिया। कमरे में प्रवेश करते हुए अन्या को अब वैसा भय नहीं था, ससा जैसा क्षमा मांगते समय था। इस बार वो केवल अपनी शर्म लेकर नहीं, कुछ तथ्य लेकर आई थी। उसने नल का वीडियो दिखाया, बच्चों की बीमारी के नोट्स बताए, मोटर और पाइप की खराब हालत का विवरण दिया। आरव ध्यान से सुनते रहे। बीच बीच में उन्होंने प्रश्न किए, पर स्वर में कोई आरोप नहीं था। जब वह समाप्त हुई, उन्होंने कहा, आपने आज पहली बार किसी परियोजना को उद्घाटन के बाद देखा है। यह शुरुआत है, निष्कर्ष नहीं। अन्या ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह वाक्य दंड भी था और मार्ग भी। छप्पर डीप साफ साल रही होगी। आरव ने तुरंत तकनीकी दल को अगले दिन भीमपुरा भेजने का आदेश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पानी की जांच और मेडिकल कैंप लगाने को कहा। फिर उन्होंने अन्या से पूछा कि क्या वह लिखित बयान दे सकती है कि फाउंडेशन के रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर है। अन्या के भीतर अचानक पिता का चेहरा उभरा, कठोर, आहत, अधिकारपूर्ण। उसने सोचा कि यह बयान परिवार के विरुद्ध पहला दस्तावेज बन सकता है, पर फिर उसे कमला की आंखें याद आईं और गौरी का डॉक्टर बनने का सपना। उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं लिखूंगी। उस उत्तर के साथ उसके भीतर कुछ टूटकर हल्का हुआ। अगले दिन तकनीकी रिपोर्ट ने भयावह सच खोलना शुरू किया। कई जगहों पर घटिया पाइप इस्तेमाल हुए थे, मोटर की क्षमता कम थी, टंकी की दीवारों में सूक्ष्म दरारें थी और भुगतान उच्च गुणवत्ता के सामान के नाम पर किया गया था। ठेकेदार वही था जो विक्रम त्रिवेदी के राजनीतिक मित्रों से जुड़ा था। फाइलों में निरीक्षण प्रमाण पत्र थे। 70 साल रही होगी, पर जमीन पर उनका कोई अर्थ नहीं था। आरव ने रिपोर्ट पढ़कर विशेष जांच दल बनाने का निर्णय लिया। यह खबर महेश तक पहुंची, महेश से विक्रम तक, और विक्रम के क्रोध की आग तुरंत अन्या तक पहुंची। पिता ने उसे होटल नहीं थी, सीधे पुराने गेस्ट हाउस में बुलाया। विक्रम ने दरवाजा बंद होते ही पूछा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी क्यों दे रही है। उनकी आवाज में पिता की चिंता से अधिक व्यापारी का डर था। अन्या ने कहा कि भीमपुरा में पानी नहीं है, बच्चे बीमार हैं और रिकॉर्ड 70 साल रही होगी। विक्रम ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हें प्रशासन प्रतिष्ठा नहीं समझनी चाहिए, तुम्हें परिवार की प्रतिष्ठा समझनी चाहिए, उन्होंने कहा। अनन्या ने पहली बार पिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा,
प्रतिष्ठा किस काम की पापा, यदि उसके नीचे किसी बच्चे का पेट दर्द से मरोड़ रहा हो। यह सुनकर विक्रम चुप तो हुए, पर उनकी चुप्पी तूफान से पहले की थी। उन्होंने समझाया कि बड़े प्रकल्पों में छोटी कमी रह जाती है, ठेकेदार सुधार देंगे, लेकिन अधिकारी को फाइलें देना मूर्खता है। उन्होंने यह भी कहा कि आरव जैसे अधिकारी गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए बड़े घरानों से ईर्ष्या रखते हैं। यह सुनते ही अन्या को ट्रेन की रात याद आई, जब उसने भी लगभग यही सोचा था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं पापा, वह ईर्ष्या नहीं कर रहे, वह अपना काम कर रहे हैं। विक्रम ने उसे तीखी नजर से देखा, जैसे बेटी नहीं, कोई शत्रु बोल रहा हो। उस क्षण अनन्या ने समझा कि सत्य घर की चौखट पार करते ही विद्रोह कहलाने लगता है। राघव भी उसी शाम आया। वह सदे हुए ढंग से मुस्कुराया और बोला कि अन्या भावुक हो रही है। उसने कहा कि राजनीति और समाज सेवा में छवि सबसे महत्वपूर्ण होती है और गरीबों को कभी पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। फिर उसने धीरे से जोड़ा कि आरव का प्रभाव अस्थायी है, उचित समय पर उसका स्थानांतरण हो जाएगा। अनन्या ने पूछा कि क्या वह भी जानता है कि परियोजना में गड़बड़ी है। राघव ने कंधे उचकाए, गड़बड़ी नहीं, समायोजन, व्यवस्था ऐसे ही चलती है। अन्या को लगा कि उसके सामने बैठा मनुष्य सुंदर कपड़ों में लिपटा हुआ कोई अंधेरा है। उसके मन में उससे विवाह की कल्पना पहली बार बोझ बन गई। जांच आगे बढ़ी तो और गांवों के नाम सामने आने लगे। कुआंपुरा में टंकी बनी पर पाइपलाइन अधूरी थी। रतनवास में हैंडपंप लगाकर फोटो खिंचवाई गई, पर जलस्तर इतना नीचे था कि पंप सूखा रहा। चांदपुर की औरतों ने बताया कि उन्हें उद्घाटन के दिन नई बाल्टियां दी, बाद में कोई लौटकर नहीं आया। आरव हर गांव की रिपोर्ट मंगवा रहे थे। वे किसी मंच से भाषण नहीं दे रहे थे, पर प्रशासन की धीमी कलम से उन झूठी पट्टिकाओं की चमक उतर रही थी। अनन्या कई निरीक्षणों में साथ जाना चाहती थी, पर हर यात्रा उसके लिए दर्पण बन जाती। एक दिन आरव ने उसे अपनी मां सावित्री देवी से मिलवाया, जो कुछ दिनों के लिए गांव से आई थी। छोटे से पिछवाड़े बने छोटे सरकारी आवास में सावित्री देवी तुलसी को पानी दे रही थी। उनका चेहरा वैसा ही था जैसा तस्वीर में था, थका हुआ पर उजला। उन्होंने अन्या को भीतर बुलाया, गुड़ और पानी दिया। अन्या ने उनके हाथ देखे, उंगलियों पर पुराने घावों के निशान थे। सावित्री देवी ने हंसकर कहा कि खेतों की मिट्टी ने इन्हें कठोर बना दिया, पर बेटा पड़ गया तो सब सार्थक हुआ। अनन्या को लगा कि वह उन हाथों से आंख नहीं मिला सकती। सावित्री देवी ने बताया कि आरव बचपन में स्कूल जाने से पहले मवेशियों को चारा डालता था, फिर 5 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाता। परीक्षा के दिनों में लालटेन का तेल बचाने के लिए वह मंदिर के आंगन की रोशनी में पढ़ता। पिता के गुजरने के बाद घर चलाने को उन्होंने दूसरों के खेतों में काम किया और अपनी शादी की चूड़ियां बेची। मैंने उसे बस इतना कहा। वे बोली, बेटा बड़ा आदमी बनना, पर किसी को छोटा मत समझना। अनन्या की आंखें नम हो गईं। ये वाक्य उसकी आत्मा पर किसी मंत्र की तरह पड़ा, क्योंकि उसने उसी बेटे को छोटा समझा था। आरव उस समय कमरे में आए तो अन्या ने जल्दी से आंसू पोंछे। सावित्री देवी ने बेटे से कहा कि लड़की अच्छी है, आंखों में पश्चाताप है। आरव ने मां को देखा, फिर अन्या को। उस क्षण अन्या को लगा कि माताएं मनुष्य की परतों को बहुत जल्दी पढ़ लेती हैं। वह चाय पीकर उठने लगी तो सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। बेटी, गलती से डरना मत, गलती पर अड़ने से डरना, उन्होंने कहा। अनन्या बाहर निकली तो उसके भीतर जैसे कोई पुराना संस्कार गिर रहा था। बचपन में सुनी जात धन पद की रेखाएं धुंधली हो रही थी, पर जितनी तेजी से उसके भीतर परिवर्तन आ रहा था, उतनी ही तेजी से बाहर विरोध बढ़ रहा था। स्थानीय अखबार में छोटी खबर छपी कि जल परियोजनाओं में अनियमितता की जांच होगी। विक्रम ने इसे प्रतिष्ठा पर आक्रमण कहा। फाउंडेशन के कर्मचारी अन्या से बचने लगे। महेश ने कई बार उसे समझाया कि वह परिवार को मुसीबत में डाल रही है। राघव ने संदेश भेजा कि वह आरव के प्रभाव में आकर अपना भविष्य न बिगाड़े। अन्या ने संदेश पढ़कर फोन रख दिया। उसे पता था कि वह अभी साहसी नहीं हुई है, पर अब पूरी तरह अंधी भी नहीं रह सकती। एक शाम भीमपुरा में अस्थायी मेडिकल कैंप लगा। आरव, स्वास्थ्य अधिकारी और तकनीकी दल वहां पहुंचे। अन्या भी गई। इस बार गांव में उसका स्वागत फूलों से नहीं, सतर्क निगाहों से हुआ। कमला ने उससे बात की, पर दूरी रखी। गौरी ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। पानी की जांच में फ्लोराइड की मात्रा अधिक निकली और डॉक्टरों ने बच्चों में पेट संक्रमण के कई मामले पाए। आरव ने तुरंत सिक्कर से स्वच्छ पानी की व्यवस्था की और मरम्मत का आदेश दिया। जब पहला टैंकर आया और स्त्रियों ने मटके भरे, तो अनन्या ने पहली बार किसी परियोजना को सचमुच जीवित होते देखा, बिना पट्टिका के, बिना भाषण के। सूर्य डूबने लगा था। गांव की मिट्टी में दिन की गर्मी बची थी
और दूर मंदिर से संध्या आरती की घंटी सुनाई दे रही था। अन्या कुछ दूर खड़ी होकर स्त्रियों को पानी भरते देख रही थी। कमला उसके पास आई और बोली, मैडम, इस बार पानी चलता रहे तो हम आपके लिए दुआ करेंगे, फोटो के लिए नहीं, सच में। यह वाक्य चाकू भी था, प्रसाद भी। अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, दुआ से पहले मुझे आपका विश्वास कमाना होगा। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आंखें थोड़ी नरम हुईं। शायद विश्वास का पहला कण वहां जन्म ले रहा था। उसी समय एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला कि पुरानी टंकी के पास से पानी रिस रहा है। आरव तुरंत वहां गए। दीवार की दरारें अब स्पष्ट थी और आधार के पास मिट्टी गीली हो चुकी थी। इंजीनियर ने कहा कि संरचना असुरक्षित हो सकती है और इसे खाली रखना होगा। आरव ने गांव वालों को आसपास न जाने की चेतावनी दी। अन्या ने उस टंकी को देखा जिस पर उसके परिवार का नाम गर्व से चमक रहा था। अब वह गर्व नहीं, अपराध की शिला रही होगी। अपराध की शिला लग रही थी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई दुर्घटना न हो, पर कर्म का पहिया कभी कभी चेतावनी के बाद भी अपना रास्ता मांगता है। रात को लौटते समय आरव की जीप और अन्या की कार कुछ देर साथ साथ चली। रास्ता संकरा था, इसलिए दोनों वाहन धीमे थे। एक मोड़ पर रुकना पड़ा। आरव उतरकर ड्राइवर से बात करने लगे और अनन्या भी बाहर आ गई। हवा में रेगिस्तानी ठंडक थी। उसने धीमे से कहा, क्या यह सब सुधर सकता है? आरव ने पहाड़ियों की ओर देखते हुए उत्तर दिया, सुधर सकता है, पर कीमत लगेगी। पैसे की नहीं, सच की। अन्या ने पूछा कि क्या सच हमेशा घर तोड़ देता है? आरव ने कहा, नहीं, झूठ घर को भीतर से पहले ही तोड़ चुका होता है, सच केवल दरार दिखाता है। उस उत्तर ने अन्या को देर तक मौन रखा। वह अपने पिता को प्रेम करती थी। उनके हाथ ने उसे चलना सिखाया था। उनकी मेहनत ने उसे सुविधा दी थी। उनके गर्व में उसने अपना बचपन देखा था। पर यदि वही हाथ अब गलत कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो क्या बेटी का धर्म चुप रहना था? उसे महाभारत की कथा याद आई, जहां धर्म और रक्त का संघर्ष एक ही परिवार में खड़ा हुआ था। वह कोई अर्जुन नहीं थी, न आरव कृष्ण। फिर भी उसके भीतर युद्ध भूमि सज रही थी। रथ नहीं, फाइलें थी। शंख नहीं, बच्चों की खांसी। अगली सुबह जिला कार्यालय से आधिकारिक नोटिस जारी हुआ। त्रिवेदी फाउंडेशन और संबंध सिटी दानधित ठेकेदारों से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही भीमपुरा की टंकी को असुरक्षित घोषित कर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यह प्रशासनिक कार्रवाई थी, सब साल रही होगी, पर उसके सामाजिक अर्थ गहरे थे। शहर में चर्चा फैल गई कि प्रतिष्ठित परिवार की परियोजनाओं पर प्रश्न उठे हैं। विक्रम ने अन्या को फोन किया, पर उसने तुरंत नहीं उठाया। उसे लगा कि हर घंटी किसी निर्णय की मांग कर रही है। आखिर उसने फोन उठाया तो पिता की आवाज ठंडी थी। उन्होंने कहा, घर लौट आओ अभी। हवेली पहुंची तो वातावरण बदला हुआ था। दादी पूजा कक्ष में जप कर रही थी, पर माला की गति तेज थी। माँ मीरा की आंखें चिंता से भरी थी। विक्रम बैठक में बैठे थे, सामने अखबार फैला था। उन्होंने अन्या को देखते ही कहा, उसने बाहरी लोगों पर उसने बाहरी लोगों पर विश्वास करके अपने ही घर को कटघरे में खड़ा कर दिया। अन्या ने कहा कि यदि घर निर्दोष है तो डरना नहीं चाहिए। विक्रम हंसे, पर हंसी में विष था। तुम्हें लगता है दुनिया धर्म से चलती है, दुनिया शक्ति से चलती है। अन्या ने पहली बार शांत स्वर में कहा, शायद इसलिए दुनिया इतनी प्यासी है पापा। मीरा ने बीच में आकर बात रोकनी चाहिए। उन्होंने बेटी से आंखों ही आंखों में सावधान रहने को कहा, जिसकी उम्र करीब 7 साल रही होगी। पर अनन्या अब लौट नहीं सकती थी। उसने पिता से आग्रह किया कि वे ठेकेदारों की मिलीभगत स्वीकार कर मरम्मत और मुआवजे की घोषणा करें। विक्रम ने इसे आत्महत्या कहा। उन्होंने कहा कि समाज प्रतिष्ठा से चलता है और प्रतिष्ठा एक बार गई तो पीढ़ियां भुगतान करती हैं। अन्या ने सोचा कि गांव की स्त्रियां भी पीढ़ियों से भुगतान कर रही हैं, पर उनका कोई उपनाम अखबारों में नहीं छपता। कमरे में रखी चांदी की मूर्तियों के सामने सत्य और सुविधा आमने सामने खड़े थे। उसी रात महेश ने गुप्त रूप से कुछ फाइलें हटाने की कोशिश की। अन्या ने उसे रिकॉर्ड रूम के बाहर देखा। अन्या ने रिकॉर्ड रूम के बाहर दे वह हड़बड़ा गया और बोला कि पुराने कागज व्यवस्थित कर रहा है। अन्या ने बंडल मांगा। उसमें सामग्री खरीद की मूल रसीदों और भुगतान विवरण की प्रतियां थी, जिनमें स्पष्ट अंतर दिखता था। सस्ते सामान खरीदे गए थे, पर बिल महंगे सामान के बने थे। कुछ हस्ताक्षर स्कैन कर चिपकाए गए लगते थे। अनन्या का माथा ठंडा पड़ गया। यह लापरवाही नहीं, योजनाबद्ध चोरी थी। गरीबों के पानी से, बच्चों के स्वास्थ्य से और दान के नाम पर लोगों की आस्था से। महेश ने हाथ जोड़कर कहा कि वह केवल आदेश मानता था। उसने विक्रम का नाम नहीं लिया, पर उसका मौन बहुत कुछ कह रहा था। अनन्या ने फाइलें अपने पास रख ली। कमरे में लौटकर उसने उन्हें बार बार पढ़ा। हर पन्ना उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर एक नया धब्बा था। उस माँ को बताना चाहा, फिर रुक गई।
उसने आरव को संदेश लिखने के लिए फोन उठाया, फिर रख दिया। यह कदम क्षमा मांगने से कहीं बड़ा था। यह वह रेखा थी जिसके पार बेटी गवाह बन सकती थी। रात के तीसरे पहर तक वह जागती रही और बाहर कहीं कुत्ते भौंकते रहे। सुबह होते होते भीमपुरा से घबराई हुई खबर आई। पुरानी टंकी के पास खेलते 2 बच्चे फिसलकर गीली मिट्टी में गिर गए थे। बड़ी दुर्घटना टल गई, पर आधार और बैठ गया था। गांव वाले डर गए थे कि दीवार कभी भी टूट सकती है। आरव ने तत्काल टीम भेजी और आसपास की जगह खाली करवाई। अन्या को लगा कि यह केवल चेतावनी नहीं, अंतिम अवसर है। उसने फाइलों का बंडल बैग में रखा और बिना पिता को बताए जिला कार्यालय की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर मंदिरों की घंटियां बज रही थी, पर उसके भीतर कोई प्रार्थना शब्द नहीं बन पा रही थी। जिला कार्यालय पहुंचकर उसने आरव से तुरंत मिलने का आग्रह किया। उनके सामने फाइलें रखते हुए उसके हाथ कांपे नहीं, क्योंकि भय जैसे किसी गहरे निर्णय में बदल चुका था। उसने कहा, ये शायद वे कागज हैं जिन्हें छिपाया जा रहा था। मैं नहीं जानती इनमें मेरे पिता की सीधी भूमिका कितनी है, पर मैं अब इन्हें घर में नहीं रख सकती। आरव ने बंडल खोला, कुछ पन्ने देखे और चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, आप समझती हैं इसका अर्थ? अनन्या ने आंखें बंद कर एक सांस ली। हाँ, उसने कहा, शायद मेरा घर मुझसे दूर हो जाएगा, पर यदि मैं चुप रही तो मैं स्वयं से दूर हो जाऊंगी। आरव ने कोई प्रशंसा नहीं की। शायद वे जानते थे कि ऐसे क्षण में प्रशंसा भी बोझ बन जाती है। उन्होंने केवल कहा कि बयान विधिवत दर्ज होगा और कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। अनन्या ने सिर हिलाया। बाहर बरामदे में लोगों की भीड़ थी। जीवन अपनी कठिन गति से चल रहा था। उसी क्षण उसे लगा कि न्याय कोई एक बड़ा नारा नहीं, बल्कि अनेक छोटे साहसों की श्रृंखला है। उसने कलम उठाई और अपना बयान लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ उसका पुराना अभिमान थोड़ा और मरता गया और एक नई अनिश्चित पर अधिक मानवीय अनन्या जन्म लेने लगी। बयान लिखने के बाद अन्या को लगा था कि भीतर का बोझ कुछ हल्का होगा, पर सच का रास्ता हल्केपन से नहीं, नए भार से शुरू होता है। जिला कार्यालय से बाहर निकलते ही धूप तेज थी और बरामदे में खड़े लोग उसी तरह अपनी अर्जियां पकड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। दुनिया ने उसके निर्णय पर कोई शंख नहीं बजाया, कोई फूल नहीं बरसाए। बस एक सरकारी मुहर लगी, एक फाइल आगे बढ़ी और वह बेटी से गवाह बनने की दिशा में एक कदम और चली गई। कार में बैठते समय उसने अपने हाथ देखे, जैसे उनमें अब किसी अदृश्य अपराध का रंग उतर आया हो। हवेली लौटते ही तूफान उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम त्रिवेदी को सब पता चल चुका था। महेश ने शायद भय में या अपनी रक्षा के लिए तुरंत सूचना पहुंचा दी थी। बैठक में पिता अकेले नहीं थे। राघव, 2 वकील और परिवार के पुराने मुनीम भी बैठे थे। दीवार पर लटकी पूर्वजों की तस्वीरों के नीचे अनन्या को पहली बार अपना घर अदालत जैसा लगा। विक्रम ने बहुत धीरे पूछा, तुमने हमारे कागज उस अधिकारी को दे दिए? उनकी आवाज जितनी धीमी थी, उसमें उतना ही गहरा क्रोध था। अन्या ने झूठ बोलने की अंतिम संभावना को देखा और फिर छोड़ दिया। हाँ, उसने कहा, क्योंकि वे कागज छिपाने के लिए नहीं थे। कमरे में सन्नाटा जम गया। राघव ने कुर्सी पर आगे झुककर कहा कि उसे समझ नहीं है, ऐसे दस्तावेज परिवार और संस्था को नष्ट कर सकते हैं। अन्या ने उत्तर दिया कि वे दस्तावेज नहीं, वे काम नष्ट कर चुके हैं जिन्हें कागजों में पूरा दिखाया गया था। विक्रम अचानक उठ खड़े हुए। तुम्हें लगता है तुम धर्म निभा रही हो? उन्होंने कहा, धर्म पहले अपने घर से शुरू होता है। अन्या की आंखों में आंसू आए, पर आवाज स्थिर रही। धर्म वहां से शुरू होता है जहां किसी निर्दोष का पानी चोरी होता है। मीरा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर भय, प्रेम और असहायता तीनों साथ थे। वह बेटी को बचाना चाहती थी, पति का अपमान भी नहीं देख सकती थी और सच की आंच से आंखें भी नहीं मूंद पा रही थी। राघव ने बात संभालते हुए कहा कि अन्या को कुछ दिन के लिए बाहर भेज देना चाहिए। मीडिया शांत हो जाए तो सब सुलझ जाएगा। अन्या ने उसे देखा। कभी वह उसके भविष्य का हिस्सा माना गया था, आज वह उसे किसी फाइल की तरह हटाने की सलाह दे रहा था। उसके भीतर विवाह का अंतिम भ्रम भी टूटता जा रहा था। उसी समय आरव के कार्यालय में जांच दल बैठा था। फाइलों की प्रतियां, तकनीकी रिपोर्ट जिसकी उम्र करीब 100 साल रही होगी, भुगतान रिकॉर्ड और गांवों की शिकायतें एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। आरव ने हर अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई कार्रवाई व्यक्तिगत द्वेष की तरह न दिखे और कोई दोषी प्रभाव के कारण बचे नहीं। उनके लिए यह मामला केवल एक परिवार का नहीं था, यह उस आदत का मामला था जिसमें गरीबों के नाम पर योजनाएं बनती हैं, पट्टिकाएं लगती हैं, पर अंतिम व्यक्ति तक अधिकार नहीं पहुंचता। उन्होंने मेज पर रखी सावित्री देवी की छोटी तस्वीर देखी। मां ने सिखाया था कि न्याय में क्रोध नहीं, धैर्य चाहिए। शाम होते होते भीमपुरा से भयावह समाचार आया।
जिस पुरानी टंकी को असुरक्षित घोषित किया गया था, उसके पास की मिट्टी अचानक धसी और दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा। प्रशासन ने क्षेत्र खाली करा दिया था, इसलिए बड़ी जनहानि टल गई, पर पास से गुजर रही गौरी गंभीर रूप से घायल हो गई। वह अपनी मां के कहने पर छोटी बहन को ढूंढने निकली थी और टूटे पत्थर की मार से गिर पड़ी। खबर सुनते ही अनन्या के कान सुन्न हो गए। वही गौरी जिसने डॉक्टर बनने का सपना बताया था, अब उसी लापरवाह निर्माण के नीचे घायल पड़ी थी, जिसके उद्घाटन में वह मुस्कुराई थी। अनन्या बिना सोचे अस्पताल की ओर भागी। रास्ते में उसने पिता का फोन नहीं उठाया, राघव का संदेश नहीं पढ़ा। सरकारी अस्पताल की गंध तीखी थी, दवा, पसीना, खून और प्रतीक्षा की गंध। कमला फर्श पर बैठी रो रही थी। उसकी ओढ़नी कंधे से खिसक गई थी और वह बार बार कह रही थी कि बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। गौरी ऑपरेशन थिएटर में थी। अनन्या पास गई तो कमला ने उसे देखते ही चीख कर कहा, अब फोटो खिंचवाओ मैडम, हमारी बच्ची तुम्हारी टंकी से घायल हुई है। यह वाक्य अनन्या के हृदय में किसी शाप की तरह उतरा। वह कमला के सामने घुटनों के बल बैठ गई। आसपास लोग देख रहे थे, पर उसे अब अपमान का भय नहीं था। उसने कहा, मुझे दोष दो, मैं सुनूंगी, पर अभी मुझे बताओ डॉक्टर क्या कह रहे हैं। कमला ने उसका हाथ झटक दिया। तुम लोग पहले भगवान बनकर आते हो, फिर हमारे घरों पर विपत्ति छोड़ जाते हो, उसने कहा। अनन्या चुप रही। उसके पास सफाई नहीं थी, केवल अपराध बोध था। आरव भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों से बात की, रक्त की व्यवस्था कराई और गौरी को बेहतर सुविधा के लिए उदयपुर मेडिकल कॉलेज भेजने का आदेश दिया। उनकी आंखों में कठोर चिंता थी। रात भर अस्पताल की गलियारे में प्रतीक्षा जलती रही। कमला और उसका पति जमीन पर बैठे मंत्र बुदबुदाते रहे। अनन्या दीवार से लगकर खड़ी थी, जैसे उसे बैठने का अधिकार न हो। आरव बार बार फोन पर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। मीडिया को दुर्घटना की खबर मिल चुकी थी और कुछ कैमरे अस्पताल के बाहर खड़े थे। राघव ने फोन कर कहा कि वह किसी भी तरह अस्पताल से निकल जाए, वरना दृश्य गलत संदेश देगा। अन्या ने पहली बार उसका फोन काट दिया। उसे लगा कि यदि वह इस रात से भागी तो जीवन भर अपनी आंखों में टिक नहीं पाएगी। गौरी को उदयपुर भेजते समय एम्बुलेंस की लाल रोशनी रात को चीरती हुई चली। अन्या भी पीछे पीछे गई। रास्ते में उसने कार की खिड़की से बाहर अंधेरा देखा। कभी कभी दूर किसी ढाबे की रोशनी दिखाई देती, फिर गायब हो जाती। उसे ट्रेन की वही रात याद आई जब उसने आरव को उसकी जगह बताने की कोशिश की थी। आज कर्म ने उसे उसकी जगह दिखा दी थी, न मंच पर, न हवेली में, बल्कि एक घायल बच्ची की एम्बुलेंस के पीछे, जहां हर सायरन उसके अहंकार का अंतिम संस्कार कर रहा था। उसने मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना की, पर शब्द केवल रोने में बदल गए। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने बताया कि गौरी के सिर पर चोट है, पर आशा बची हुई है। ऑपरेशन आवश्यक था। रक्त की कमी पड़ी तो अनन्या ने तुरंत रक्त देने की बात कही, पर उसका रक्त समूह अलग निकला। आरव का रक्त समूह मिला और उन्होंने बिना एक क्षण सोचे रक्त दिया। अन्या ने उन्हें रक्तदान कक्ष से बाहर आते देखा। चेहरा थोड़ा पीला, पर चाल वैसी ही स्थिर। उसे लगा कि यह आदमी प्रशासनिक आदेशों से ही नहीं, अपने रक्त से भी सेवा को अर्थ देता है। वह शर्म से भर उठी। उसने सोचा, कुछ लोग पद पाकर बड़े नहीं होते, वे पहले से बड़े होते हैं। पद केवल दुनिया को बता देता है। सुबह अखबारों ने खबर छाप दी, त्रिवेदी जल परियोजना की टंकी ढही, बच्ची घायल। टीवी चैनलों ने पुराने उद्घाटन के दृश्य दिखाए, जिनमें अनन्या सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी और पीछे वही टंकी थी। सोशल मीडिया पर प्रशंसा की जगह आरोप थे। विक्रम ने वकीलों से बैठक की और बयान जारी किया कि दुर्घटना प्राकृतिक कारणों से हुई, फाउंडेशन जांच में सहयोग करेगा। पर आरव ने स्वतंत्र तकनीकी जांच और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। शहर में चर्चा फैल गई कि नया जिला मजिस्ट्रेट किसी दबाव में नहीं आएगा। अन्या ने स्क्रीन बंद कर दी। उसे अपने चेहरे से घृणा होने लगी थी। विक्रम अस्पताल पहुंचे, पर उनका पहला प्रश्न गौरी की हालत नहीं, मीडिया की उपस्थिति के बारे में था। अनन्या ने यह देखा तो भीतर कुछ और टूट गया। उन्होंने कपला को मुआवजे का प्रस्ताव दिया, पर कमला ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी बेटी बिकाऊ नहीं, उसने कहा। विक्रम अपमानित हुए। उन्होंने अनन्या को अलग ले जाकर कहा कि यह सब उस अधिकारी की कठोरता के कारण बढ़ रहा है। अनन्या ने पहली बार तेज आवाज में कहा, नहीं पापा, यह हमारी लापरवाही के कारण बढ़ा है। अस्पताल के गलियारे में पिता और बेटी के बीच खड़ी यह बात किसी दीवार की तरह फैल गई। आरव ने दोनों को दूर से देखा, पर हस्तक्षेप नहीं किया। वे जानते थे कि सत्य का पहला संघर्ष अदालत में नहीं,
घरों में होता है। उन्होंने विक्रम से औपचारिक रूप से कहा कि जांच पूरी होने तक संबंधित रिकॉर्ड सील किए जाएंगे और ठेकेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। विक्रम ने विनम्रता का मुखौटा पहनते हुए कहा कि वे पूर्ण सहयोग देंगे, पर उनकी आंखें कह रही थीं कि यह लड़ाई अब निजी हो चुकी है। आरव ने केवल इतना उत्तर दिया, कानून व्यक्ति को नहीं कृत्य को देखता है। अन्या ने यह वाक्य सुना और चाहा कि उसका पिता भी इसे सुनकर भीतर से बदल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। गौरी का ऑपरेशन लंबा चला। प्रतीक्षा कक्ष में कमला बुदबुदाकर हनुमान चालीसा पढ़ती रही। अन्या ने उसके पास बैठने की कोशिश की, पर दूरी बनाए रखी। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा कि क्या वह मंदिर से प्रसाद ला सकती है। कमला ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बहुत देर बाद बोली, मेरी बेटी जाग जाए वही प्रसाद होगा। अनन्या की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि वह कभी मंदिर जाकर मनौतियां मांगती थी। परीक्षा में सफलता, विदेश यात्रा, अच्छा रिश्ता। आज पहली बार उसने किसी और की सांस के लिए प्रार्थना की और समझा कि भक्ति तभी सच्ची होती है जब स्वयं का लाभ बीच से हट जाए। शाम तक डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, पर अगले 40 घंटे महत्वपूर्ण हैं। कमला रोते रोते आरव के पैरों को छूने झुकी, पर उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया। पैर मत छुओ बहन, उन्होंने कहा, यह आपका अधिकार है, उपकार नहीं। अन्या ने यह सुना तो उसे अपनी फाउंडेशन की भाषा याद आई, जहां हर सहायता उपकार की तरह दिखाई जाती थी। अधिकार और दान के बीच का अंतर आज उसे पहली बार स्पष्ट हुआ। दान देने वाला ऊपर खड़ा होता है, अधिकार सुनिश्चित करने वाला साथ खड़ा होता है। वह अब तक ऊपर खड़ी रही थी, इसलिए नीचे की पीड़ा का ताप नहीं जानती थी। हवेली लौटने पर मीरा ने उसे गले लगाना चाहा, पर अनलौटने पर मीरा ने उनके सामने बैठ गई। उसने माँ को सब बताया, गौरी, टंकी, पिता का बयान, रक्तदान, कमला की चीख। मीरा सुन, आंसू उनके गालों पर बहते रहे। उन्होंने धीमे से कहा कि घर में वर्षों से कई बातें उन्हें असहज करती थी, पर वे चुप रहीं, क्योंकि पत्नी का धर्म समझती रहीं। अनन्या ने पूछा, क्या चुप रहना भी पाप होता है? मीरा ने आंखें बंद कर ली। जब चुप्पी से किसी का दुख बढ़े, उन्होंने कहा, तो शायद वह पाप ही है। यह स्वीकारोक्ति मां और बेटी दोनों को भीतर से हिला गई। दूसरी ओर विक्रम ने राजनीतिक संपर्क सक्रिय कर दिए। राघव के पिता विधायक चौधरी ने फोन पर आश्वासन दिया कि अधिकारी को समझाया जाएगा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों तक संदेश पहुंचाया गया कि आरव अत्यधिक उत्साही होकर विकास कार्य रोक रहे हैं। ठेकेदारों ने रिकॉर्ड बदलने की कोशिश की, पर कई दस्तावेज पहले ही सील हो चुके थे। आरव पर दबाव बढ़ा, पर उन्होंने हर बातचीत को लिखित प्रक्रिया में बदल दिया। उनके भीतर भी थकान थी, क्योंकि ईमानदारी केवल नारे से नहीं चलती, वह प्रतिदिन अकेले खड़े होने की क्षमता मांगती है। रात में उन्होंने माँ की दवा दी और बहुत देर तक बरामदे में बैठे रहे। सावित्री देवी ने बेटे से पूछा कि चेहरा इतना बोझिल क्यों है। आरव ने कहा कि एक बच्ची घायल है और शायद कई दोषी शक्तिशाली लोग हैं। माँ ने तुलसी के पास दीपक रखते हुए कहा, बेटा, शक्तिशाली लोग भी कर्म से बड़े नहीं होते। फिर उन्होंने जोड़कर कहा कि न्याय करते समय मन में घृणा ना रखना, क्योंकि घृणा आदमी को उसी से बांध देती है जिससे वह लड़ रहा होता है। आरव ने माँ के पैर दबाए। उसे ट्रेन की वह रात याद आई, अनन्या का अपमान, और आज उसका कामता पश्चाताप। जीवन कितनी जल्दी लोगों को उनके असली प्रश्नों के सामने खट्टा कर देता है। अगले दिन अन्या फिर अस्पताल गई। गौरी अभी बेहोश थी, पर सांसें स्थिर थी। कमला थकी हुई थी। अन्या ने चुपचाप उसके लिए चाय और थोड़ा खाना लाकर रखा। कमला ने पहले नहीं लिया। फिर भूख ने स्वाभिमान से धीमे समझौता किया। उसने खाना खाते हुए कहा, तुम्हारे घर वाले बच जाएंगे मैडम, गरीबों के हिस्से में बस रोना आता है। अन्या ने बहुत धीरे कहा, इस बार मैं उन्हें बचाने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। कमला ने उसकी ओर देखा। विश्वास नहीं था, पर एक छोटी सी जिज्ञासा थी। शायद मनुष्य का परिवर्तन पहले अविश्वास की आंख से ही देखा जाता है। उसी शाम राघव अस्पताल पहुंचा। उसने अन्या को अलग बुलाकर कहा कि वह एक हद पार कर रही है। शादी की बात शहर में चल रही है और ऐसे विवाद में उसका नाम जुड़ना चौधरी परिवार के लिए ठीक नहीं। उसने सुझाव दिया कि वह सार्वजनिक रूप से कह दे कि उसने भावनात्मक दबाव में बयान दिया था। अन्या ने पूछा कि क्या उसके लिए गौरी की जान से अधिक विवाह की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है। राघव ने झुंझलाकर कहा, एक बच्ची के कारण जीवन के बड़े निर्णय नहीं बदलते। अनन्या ने पहली बार स्पष्ट कहा, मेरे जीवन का बड़ा निर्णय शायद यही बच्ची बदल रही है। राघव का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा कि अनन्या भूल रही है कि समाज में उसका स्थान किससे तय होता है। ये वही शब्द थे, स्थान, मर्यादा, सीमा, जो उसने ट्रेन में आरव पर फेंके थे।
उसे लगा जैसे कर्म ने उसके शब्द राघव के मुंह से लौटाकर सुना दिए। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी और को उसकी जगह बताने की भूल की थी। अब कोई मुझे मेरी आत्मा से नीचे की जगह नहीं दिखा सकता। राघव ने उसे चेतावनी दी कि जगह नहीं दिखा सकता। अब अनन्या ने उत्तर नहीं दिया। पछतावा तो वह पहले ही जी रही थी। अब केवल प्रायश्चित शेष था। गौरी ने तीसरे दिन आंखें खोली। कमला की चीख इस बार दुख की नहीं, राहत की थी। डॉक्टरों ने कहा कि वह धीरे धीरे ठीक हो सकती है, पर लंबा उपचार लगेगा। अन्या ने यह समाचार सुना और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक जला दिया हो, पर वह जानती थी कि गौरी का जागना दोष को मिटा नहीं देता। दुर्घटना घट चुकी थी और उसके पीछे छिपे झूठ अब रक्त से लिखे प्रमाण बन गए थे। न्याय की मांग अब केवल प्रशासनिक नहीं, नैतिक थी। आरव ने उसी दिन प्राथमिकी में धारा जोड़ने का निर्देश दिया। घटिया निर्माण, धोखाधड़ी, सार्वजनिक धन और दान राशि का दुरुपयोग तथा लापरवाही से जीवन को खतरे में डालना, ठेकेदारों के पर नोटिस नहीं माना। महेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने अन्या से कहा कि यदि उसने अगला बयान वापस नहीं लिया तो वह उसे फाउंडेशन और संपत्ति से अलग कर देंगे। पर अन्या ने पिता को देखा। यह धमकी कभी उसे तोड़ देती, पर अब उसके सामने कमला का फर्श पर बैठा शरीर था, गौरी का पट्टी बंधा सिर था। उसने कहा, संपत्ति से अलग कर दीजिए पापा, सच से अलग मत कीजिए। विक्रम ने क्रोध में कहा कि वह अब उनकी बेटी नहीं रही। यह वाक्य सुनते ही अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। मां मीरा रो पड़ी। घर की दीवारों ने शायद पहली बार इतना कठोर वाक्य सुना था। अनन्या ने कुछ क्षण पिता को देखा, फिर उनके चरण छूने झुकी। विक्रम पीछे हट गए। उसने जमीन को छुआ और माथे से लगाया। आपने मुझे जन्म दिया, उसने कांपती आवाज में कहा, पर आज मुझे अपने भीतर मनुष्य को जन्म देना है। वह मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। उस रात हवेली के आंगन में तुलसी का दीपक जलता रहा, पर घर के भीतर अंधेरा गहरा था। अनन्या ने होटल का कमरा लिया, पर वह कमरा शरण से अधिक निर्वासन लगा। उसके पास कुछ कपड़े, फाइलों की प्रतियां और मां की भेजी एक छोटी गीता थी। उसने पहली बार उस पुस्तक को खोला जिसे आरव ट्रेन में पढ़ रहे थे। एक पंक्ति पर उसकी दृष्टि ठहर गई। कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। उसे लगा जैसे यह पंक्ति केवल युद्ध भूमि के योद्धा के लिए नहीं, एक डरी हुई बेटी के लिए भी लिखी गई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां सुंदर थीं, पर उसके भीतर की रात लंबी थी। फिर भी कहीं एक दीपक बुझा नहीं था। अगले दिन वह आरव से मिली। उसने बताया कि पिता ने उसे घर से अलग कर दिया है, पर वह बयान वापस नहीं लेगी। आरव ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर उन्होंने दया नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, सच की राह में खोना पड़ता है, पर जो बचता है वही वास्तविक होता है। अनन्या ने पूछा कि क्या उन्हें कभी डर नहीं लगता। आरव हल्का मुस्कुराए, डरता हूं उन्होंने, पर मां कहती है कि भय को भी काम देकर व्यस्त रखो। अनन्या पहली बार उनके सामने मुस्कुराई, हल्की थकी पर सच्ची। दो लोगों के बीच सम्मान का एक नया बीज चुपचाप बोया गया। पर संघर्ष अभी आरंभ ही हुआ था कि आरव त्रिवेदी परिवार से निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं, कि अन्या किसी भावनात्मक भ्रम में है, कि विपक्ष इस मामले को हवा दे रहा है। कुछ समाचार चैनलों ने प्रश्न उठाए, कुछ ने गरीबों की आवाज दिखाई। भीमपुरा की स्त्रियां पहली बार कैमरे के सामने बोली कि पानी नहीं आया, केवल नेता और दाता आए थे। कमला ने गौरी का नाम लेकर कहा कि उनकी बेटियां दया नहीं, सुरक्षित पानी चाहती हैं। यह आवाज छोटी थी, पर वह हवेली की मोटी दीवारों से भी अधिक मजबूत सिद्ध हो रही थी। रात को आरव ने जिला नियंत्रण कक्ष से रिपोर्ट ली। अस्थायी जल आपूर्ति चल रही थी। मेडिकल कैंप जारी था, पर कई गांवों में नाराजगी बढ़ रही थी। उन्होंने अगली सुबह स्वयं निरीक्षण का निर्णय लिया। अन्या ने भी साथ चलने का आग्रह किया। आरव ने कहा कि यह प्रशासनिक यात्रा है, पर यदि वह समुदाय से सीखने और सुनने जा रही है तो आ सकती है। यह शर्त अन्या को उचित लगी। अब वह मंच की अतिथि नहीं बनना चाहती थी, वह सुनना चाहती थी। शायद प्रायश्चित की पहली विधि यही है कि मनुष्य उन आवाजों के सामने बैठना सीखे जिन्हें उसने वर्षों तक सजावट की तरह इस्तेमाल किया। सुबह भीमपुरा पहुंचे तो टंकी के टूटे हिस्से पर लाल पट्टी बांध दी गई थी। बच्चे दूर खेल रहे थे, पर उनकी हंसी में सावधानी थी। गौरी अस्पताल में थी, फिर भी उसका नाम हर बातचीत में था। आरव ने अधिकारियों को निर्देश दिए और अन्य स्त्रियों के बीच बैठ गई। किसी ने उसे माफ नहीं किया, पर किसी ने भगाया भी नहीं। एक बूढ़ी दादी ने कहा, बिटिया, पानी की प्यास से बड़ी इज्जत की प्यास होती है। हमसे झूठ बोलकर हमारी इज्जत भी छीनी गई। अन्या ने सिर झुका लिया।
उसे लगा कि यह वाक्य पूरे प्रकरण का हृदय है। दोपहर की धूप में जब वह टूटे ढांचे के सामने खड़ी थी तो उसे अपनी पहली यात्रा की याद आई। फूल, ढोल, नारियल, भाषण, आज वहां धूल, दरार और चेतावनी की पट्टी थी। यही कर्म था, उसने सोचा। दंड भी, दर्पण भी। यदि उस रात ट्रेन में उसने आरव को अपमानित न किया होता तो शायद वह आज एक मान ने उसे सत्य तक धकेला और सत्य ने उसे घर से बाहर। जीवन की घटनाएं कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वे घुमावदार रास्तों से मनुष्य को उसी जगह लाती हैं जहां उसका हृदय परीक्षा चाहता है। शाम को जिला कार्यालय लौटते समय आरव ने कहा कि अगले चरण में सार्वजनिक सुनवाई होगी। गांव वाले, फाउंडेशन, ठेकेदार, अधिकारी, सभी को बुलाया जाएगा। अनन्या जानती थी कि यह दिन उसके परिवार के लिए असहनीय होगा। वह स्वयं भी कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि उद्घाटन, प्रचार और झूठी सफलता के चेहरे पर उसका नाम था। पर अब वह भागना नहीं चाहती था और उसने आरव से कहा, मैं सबके सामने स्वीकार करूं कि हमने लोगों को सुना नहीं। आरव ने उत्तर दिया, स्वीकार करना अंत नहीं, आरंभ है। कार की खिड़की से बाहर सूर्य ढल रहा था और उसकी लालिमा में अनन्या ने विनाश नहीं, एक कठिन भोर की संभावना देखी। जन सुनवाई का दिन किसी मेले जैसा नहीं, किसी सामूहिक पीड़ा के खुलने जैसा था। जिला पंचायत भवन के बड़े हॉल में कुर्सियां कम पड़ गई थी, इसलिए कई ग्रामीण फर्श पर बैठ गए। स्त्रियां रंग बिरंगे घाघरे पहने थी, पर चेहरों पर उत्सव का रंग नहीं था। पुरुषों की पगड़ियां धूल से भरी थी, हाथों में शिकायत पत्र थे। मंच पर आरव, तकनीकी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत प्रतिनिधि और फाउंडेशन के लोग बैठे। अनन्या पीछे की पंक्ति में बैठना चाहती थी, पर आरव ने उसे सामने बैठने को कहा, क्योंकि सच सुनने के लिए छिपना भी एक तरह की बेईमानी थी। विक्रम त्रिवेदी समय से थोड़ी देर बाद आए। उनके साथ वकील महेश, कुछ सहयोगी और राघव भी था। हॉल में हलचल हुई। जिन लोगों ने वर्षों तक उनके नाम की पट्टिकाएं देखी थी, वे अब उन्हें उस आदमी की तरह देख रहे थे जिसके वादों ने उनके कुओं को नहीं भरा। विक्रम ने संयमित चेहरा बनाए रखा, पर उनकी आंखें अनन्या पर टिकते ही कठोर हो गईं। वह सफेद सूती सलवार कमीज में थी, बिना गहनों के, बिना मेकअप के। पहली बार वह अपने परिवार की चमक का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, वह अपने अपराध बोध की साक्षी बनकर बैठी थी। आरव ने कार्यवाही शुरू की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सुनवाई किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, सत्य और समाधान खोजने के लिए है। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे बिना भय बोलें, क्योंकि उनकी आवाज प्रशासनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। भीमपुरा की कमला सबसे पहले उठी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह रुकी नहीं। उसने बताया कि कैसे उद्घाटन के दिन उन्हें कहा गया था कि अब उनकी बेटियां पानी ढोने से मुक्त होंगी। फिर नल सूख गए, पानी पीला हुआ, बच्ची गौरी बीमार पड़ी और अंततः टंकी ने उसकी देह पर पत्थर बरसाए। हॉल में सन्नाटा फैल गया। कमला ने अनन्या की ओर देखा। उस दृष्टि में आग भी थी और थकान भी। मैडम ने उस दिन हमारे बच्चों को मिठाई दी थी। उसने कहा, हमने सोचा शहर की बेटी आई है, हमारी बेटी का दुख समझेगी, पर बाद में कोई नहीं आया। जब मेरी गौरी खून में पड़ी थी तब समझ आया कि हमारे आंसू भी कागज में बंद हो जाते हैं। अन्या के भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। वह उठना चाहती थी, बोलना चाहती थी, पर अभी उसका समय नहीं था, उसे सुनना था। कमला बैठ गई और उसकी ओढ़नी के किनारे में भीगी हुई उंगलियां लंबे समय तक कांपती रहीं। फिर एक बूढ़ा किसान उठा। उसने बताया कि रतनवास में हैंडपंप लगाने के लिए जमीन खोदी गई। फोटो खींची और अधिकारी चले गए। पंप कभी पानी नहीं दे पाया, पर फाइल में लिखा गया कि गांव में जल संकट समाप्त। एक स्कूली मास्टर ने कहा कि बच्चों में फ्लोराइड के दाग बढ़ रहे हैं। एक विधवा ने बताया कि वह हर सुबह 4 बजे उठती है, क्योंकि देर होने पर पुराने कुएं भीड़ लग जाती है। हर बयान एक आंकड़ा नहीं, जीवन का छिलता हुआ टुकड़ा था। अनन्या ने महसूस किया कि दान की भाषा ने इन लोगों का दुख छोटा कर दिया था, जबकि उनका संघर्ष विशाल था। जब तकनीकी रिपोर्ट पढ़ी गई तो हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। घटिया पाइप, कम शमसने की मोटर, अधूरी लाइनें, झूठे प्रमाण पत्र, बढ़े हुए बिल, सब कुछ क्रम से सामने आया। विक्रम के वकील ने कहा कि फाउंडेशन ने ठेकेदारों पर भरोसा किया था और यदि कहीं कमी है तो वे सुधार करेंगे। इस पर भीड़ में से आवाज आई, कमी नहीं, धोखा है। आरव ने हाथ उठाकर व्यवस्था बनाए रखी। उनका चेहरा कठोर था पर आवाज संतुलित। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी केवल कानूनी नहीं, नैतिक भी है। यह वाक्य विक्रम के लिए था, पर अन्या ने उसे अपने लिए सुना। अंत आरव ने अनन्या को बोलने का अवसर दिया। हॉल में सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उसे लगा कि वह फिर किसी मंच पर खड़ी है, पर आज उसके सामने तालियां नहीं, प्रश्न थे। उसने माइक पकड़ा और कुछ क्षण तक आवाज नहीं निकली।
फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आप सबको मंच से वादे दिए, पर आपके घरों तक लौटकर नहीं आई। मैंने तस्वीरों पर विश्वास किया, आपकी प्यास पर नहीं। यह मेरी गलती थी। हॉल में हल्की हलचल हुई। विक्रम ने नीचे से तीखी नजर उठाई, पर अनन्या ने पहली बार उस नजर से बचने की कोशिश नहीं की। उसने आगे कहा कि भीमपुरा जाकर उसने देखा कि कागज और जमीन के बीच कितना बड़ा झूठ खड़ा है। उसने स्वीकार किया कि फाउंडेशन का चेहरा बनकर उसने उन दावों को वैधता दी जिन्हें उसने स्वयं जांचा नहीं था। मैं कानून का निर्णय नहीं दे सकती, उसने कहा, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि आपकी पीड़ा को प्रचार में बदलना अधर्म था। मैं क्षमा मांगती हूँ, पर जानती हूँ कि क्षमा मांगने से पानी साफ नहीं होता। यह सुनकर कमला ने सिर नहीं उठाया, पर उसकी उंगलियों की कंपकंपी कुछ कम हुई। अनन्या के शब्द पहली बार भाषण नहीं, स्वीकारोक्ति लग रहे थे। विक्रम अचानक उठे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी भावनात्मक दबाव में है और परिवार को बदनाम करने की साजिश में इस्तेमाल की जा रही है। उनकी आवाज में नियंत्रण था, पर भीतर का क्रोध झलक रहा था। त्रिवेदी परिवार ने पीढ़ियों से दान किया है, उन्होंने कहा। कुछ प्रशासनिक त्रुटियों को अपराध बनाना अन्याय है। भीड़ में फिर शोर उठा। आरफ ने सबको शांत किया और विक्रम से कहा कि दान का इतिहास वर्तमान उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता। विक्रम ने आरफ को देखा, जैसे उस शांत वाक्य के भीतर उन्हें अपनी पराजय का संकेत मिल गया हो। अनन्या ने पिता के चेहरे चोट देखी और उसका हृदय दुख से भर गया। सुनवाई समाप्त होने के बाद लोग धीरे धीरे बाहर निकले। कोई संतुष्ट नहीं था, पर सबने महसूस किया कि उनकी आवाज पहली बार दीवारों से टकराकर लौटी नहीं। कमला बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। अन्या उसके पास गई। इस बार उसने माफी के शब्द दोहराए नहीं, क्योंकि वे पहले ही छोटे पड़ चुके थे। उसने कहा कि गौड़ाई और उपचार की जिम्मेदारी वह व्यक्तिगत रूप से लेना चाहती है, पर केवल तब यदि कमला इसे दया नहीं, न्याय का छोटा हिस्सा समझे। कमला ने लंबी देर तक उसे देखा। मेरी बेटी तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने सपने से जिएगी, उसने कहा, पर इलाज में साथ रहना चाहो तो भागना मत। उस रात अनन्या बरगद के उसी पेड़ के नीचे देर तक बैठी रही, जो पंचायत भवन और छोटे हनुमान मंदिर के बीच खड़ा था। हवा में धूप बत्ती की सुगंध थी। कहीं आरती की थकी हुई ध्वनि बची थी। आरव निरीक्षण की फाइलें समेटकर बाहर आए तो उसे वहां पाया। वह बिना बोले उसके पास खड़े हो गए। कुछ क्षण दोनों ने मंदिर के दीपक को अन्या ने धीरे से कहा, मैंने आज अपने पिता को सबके सामने अकेला छोड़ दिया। आरव ने उत्तर दिया, कभी कभी व्यक्ति को उसके कर्मों के सामने अकेला छोड़ना भी प्रेम का कठिन रूप होता है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने पूछा कि क्या हर सत्य इतना क्रूर होता है? आरव ने कहा कि सत्य क्रूर नहीं होता, वो केवल उन पर तरसाल रही होगी। वो केवल उन परतों को हटाता है जिन्हें हमने बहुत प्रेम से सजाया होता है। आप अपने पिता से प्रेम करती हैं, उन्होंने कहा, इसलिए उनके गलत निर्णय को सही कहना आपको कुछ समय के लिए सुरक्षित रखता, पर अंततः दोनों को डुबो देता। अन्य ट्रेन में धरती से एक सूखा पत्ता उठाया। मैंने ट्रेन में आपको गरीब समझकर अपमानित किया, उसने कहा, और आज समझ रही हूं कि गरीब वे नहीं थे जिनके पास धन नहीं था। गरीब मैं थी, मेरी दृष्टि थी। हवा कुछ देर मौन रही। आरव ने बहुत शांत स्वर में कहा कि वह अपमान याद है, पर उससे अधिक उसे वह प्रश्न याद है जो उसने बाद में स्वयं से पूछा। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि वह गलती करता है या नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि यह कि गलती के बाद वह अपने भीतर की अदालत से भागता है या नहीं। अनन्या ने पहली बार खुलकर रो दिया। वह रोना किसी तात्कालिक शर्म का नहीं, वर्षों से जमा हुए झूठ के पिघलने का था। आरफ ने उसे सांत्वना देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि कुछ आंसू अकेले बहना चाहते हैं, पर उनका मौन उसके लिए सहारा था। अगले दिनों में अनन्या ने होटल छोड़कर एक छोटे किराए के कमरे में रहना शुरू किया। कमरे की दीवारें चूने से पुती थी, खिड़की से बाजार की आवाज आती थी और बिस्तर साधारण था। पहली रात उसे नींद नहीं आई, पर यह असुविधा उसे दंड नहीं शिक्षा लगी। उसने अपने महंगे कपड़ों के कई डिब्बे वापस नहीं मंगवाए, बस कुछ सूती कपड़े, माँ की गीता और नोटबुक रखी। वह रोज अस्पताल जाती, गौरी की प्रगति देखती, कमला के साथ बैठती और डॉक्टरों से उपचार समझती। कमला अभी भी दूरी रखती, पर अब चाय का कप उसके हाथ से ले लेती थी। गौरी धीरे धीरे बोलने लगी। सिर की पट्टी के नीचे उसकी आंखें अब भी उजली थी। एक दिन उसने अन्या से पूछा कि टंकी फिर गिरेगी तो नहीं। अन्या के गले में शब्द अटक गए। उसने कहा, नहीं, इस बार हम सब मिलकर देखेंगे कि पानी सचमुच हो सुरक्षित आए। गौरी ने कहा कि वह ठीक होकर स्कीतुल जाएगी। अनन्या ने उसके लिए किताबें लाईं, पर गौरी ने पहले पूछा कि क्या वे सच में उसकी हैं या फोटो के लिए,
यह प्रश्न सुनकर अन्या की आंखें झुक गईं। उसने कहा, सच में तुम्हारी हैं, फोटो नहीं होगी। गौरी ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। इधर विक्रम ने अनन्या से बात बंद कर दी थी। मीरा चोरी छिपे उसे फोन करती। उनकी आवाज में अपराध बोध और ममता दोनों रहते। वे कहती कि पिता क्रोध में हैं, पर रात को देर तक जागते हैं। अनन्या पूछती कि क्या वे खाना खा रहे हैं, दवा ले रहे हैं। यह अजीब था, जिस पिता से वह लड़ रही थी उसी की चिंता उसकी इस आदत बनी रही। मीरा ने एक दिन कहा कि घर में दादी रोज गंगा जल छिड़कती हैं, मानो अपमान का ग्रह उतर जाएगा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, माँ, ग्रह बाहर नहीं भीतर है। मीरा देर तक चुप रही, फिर धीमे से रो पड़ी। जांच में महेश ने अंततः स्वीकार किया कि बिलों में हेर फेर ठेकेदारों और कुछ फाउंडेशन अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ। उसने कहा कि बड़े निर्णय ऊपर से दबाव में लिए गए, पर सीधे नाम लेने से बचता रहा। ठेकेदार गिरफ्तार हुए, कुछ अभियंता निलंबित हुए। विक्रम पर कानूनी शिकंजा अभी पूरी तरह नहीं कसा था, पर उनकी प्रतिष्ठा डगमगा रही थी। शहर की सभाओं में लोग फुसफुस आने लगे। जिन समाचार पत्रों ने कभी उन्हें दानी कहा था, अब उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। अन्या इन खबरों को देखकर खुश नहीं होती थी। न्याय और प्रतिशोध में अंतर यही था कि न्याय दुख देता है, पर वह भीतर से नाचता नहीं। राघव ने विवाह संबंध समाप्त करने का संदेश अपने परिवार के माध्यम से भेजा और परिवार के माध्यम से भेजा। कारण लिखा गया कि अन्या मानसिक रूप से अस्थिर और पारिवारिक मूल्यों से दूर हो गई है। मीरा ने यह खबर रोते हुए सुनाई। अन्या ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी। अजीब बात थी कि उसे उतना दुख नहीं हुआ जितना अपेक्षित था। शायद जिस संबंध की नींव सुविधा, प्रतिष्ठा और जातीय अभिमान पर रखी गई हो, उसके टूटने की आवाज बड़ी होती है, पीड़ा कम। उसने मां से कहा कि वह ठीक है, फिर फोन रखकर बहुत देर तक बैठी रही। उसे लगा कि जीवन ने उससे छत छीनी है, पर आकाश दिखा दिया है। एक शाम वह सावित्री देवी से मिलने गई। सावित्री देवी ने उसे रसोई में बैठाकर बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खिलाई। अनन्या ने पहले संकोच किया, फिर हाथ से खाना खाया। स्वाद में साधारणता नहीं। घर था। सावित्री देवी ने पूछा कि बेटी अब कहां तक जाएगी। अनन्या ने कहा कि उसे नहीं पता, पर अब लौटना भी संभव नहीं। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, जो रास्ता भीतर की नींद तोड़ दे वही कठिन होते हुए भी सही होता है। फिर उन्होंने अपने संदूक से एक पुरानी चूड़ी निकाली, टूटी हुई और फीकी। इसे देखो, वे बोली, मैंने बाकी चूड़ियां आरव की पढ़ाई में बेच दी। त्याग से जो बचता है वही आशीर्वाद बनता है। अनन्या ने उस चूड़ी को हाथ में लिया। उसे अपनी अलमारी के सोने के कंगन याद आए, जिन्हें पहनकर वह कभी गर्व करती थी। यहाँ एक टूटी चूड़ी, पर उसमें तपस्या की चमक थी। सावित्री देवी ने कहा कि धन बुरा नहीं, पर धन यदि दूसरों की पीड़ा पर अंधा कर दे तो वह पाप का पात्र बन जाता है। बेटी, उन्होंने धीमे से कहा, अपने पिता से घृणा मत करना, उनका कर्म उन्हें सिखाएगा, तुम्हारी घृणा नहीं। यह सुनकर अनन्या नहीं करना चाहती थी। वह अपने पिता से घृणा नहीं करना चाहती थी, उस मनुष्य तक जिसे उसने बचपन में प्रेम किया था। गौरी के अस्पताल से छुट्टी के दिन अन्या, आरव और कमला सब साथ थे। बच्ची अभी कमजोर थी, पर चल पा रही थी। डॉक्टर ने लंबी सावधानी बताई। बाहर निकलते समय गौरी ने आरव से कहा, कातर सहा, कि वह फिर स्कूल जाना चाहती है। आरव ने हंसकर कहा कि जिला प्रशासन उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं आने देगा। अनन्या की ओर देखा और पहली बिना कठोरता के कहा, चलो गांव आना, वहां काम बहुत है। ये आमंत्रण छोटा था, पर अनन्या के लिए क्षमा से बड़ा था। वह जानती थी कि विश्वास वापस पाना लंबी यात्रा है, पर अब उसे यात्रा से डर नहीं लगता था। भीमपुरा लौटने पर गांव वालों ने गौरी को घेर लिया। किसी ने आरती उतारी, किसी ने काजल लगाया, किसी ने कहा कि हनुमान जी ने बचा लिया। अनन्या दूर खड़ी थी। उसे लगा कि वह इस सामूहिक प्रेम का हिस्सा बनने योग्य अभी नहीं, पर बाहर खड़े होकर भी वह उससे सीख सकती है। नई जल व्यवस्था के लिए प्रशासन ने ग्राम समिति बनाई, जिसमें स्त्रियों को भी शामिल किया गया। अनन्या ने सुझाव दिया कि हर खर्च गांव की दीवार पर लिखा जाए। एक बूढ़े ने कहा, इस बार पट्टिका पर दानी का नाम नहीं, पानी देखने वालों के नाम लिखना। सब हंस पड़े और उस हंसी में पहली बार कटुता कम थी। कुछ दिनों बाद बरगद के नीचे ग्राम सभा हुई। आरव ने कहा कि परियोजना की मरम्मत नहीं, पुनर्निर्माण होगा। तकनीकी मानक सार्वजनिक होंगे, भुगतान चरणों में होगा और ग्राम समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। अनन्या ने अपनी निजी बचत से गौरी के उपचार और गांव की बालिकाओं की शिक्षा निधि बनाने की घोषणा की, पर उसने स्पष्ट कहा कि यह दान नहीं, उस गलती का छोटा प्रायश्चित है जिसमें वह भी सहभागी रही। समूह ने सभा में कहा कि पैसे से पहले निगरानी चाहिए। अन्या ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसे पहली बार अच्छा लगा कि कोई उसे चुनौती दे रहा है, क्योंकि चुनौती में ही सम्मान छिपा था। शाम को वही बरगद फिर शांत खड़ा था।
सूरज अरावली के पीछे उतर रहा था और मंदिर में घंटी बज रही थी। अनन्या ने आरव से कहा कि उसे अब समझ में आता है कि सेवा का अर्थ साथ बैठना है, ऊपर से हाथ बढ़ाना नहीं। आरव ने कहा कि यह समझ बची रहे तो गलती भी गुरु बन जाती है। अनन्या ने पूछा ही कि क्या समाज उसे कभी क्षमा करेगा। आरव ने उत्तर दिया कि समाज धीरे क्षमा करता है, पर कर्म रोज अवसर देता है। कल फिर आना, उन्होंने कहा, और पानी की लाइन खुद देखना। अनन्या मुस्कुराई। यह निमंत्रण प्रेम का नहीं, उत्तरदायित्व का था, और इस समय वही सबसे पवित्र लगा। रात को अपने छोटे कमरे में लौटकर उसने गीता खोली। बाहर से ठेले वाले की आवाज, मंदिर की आरती और दूर जाती ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। ट्रेन की आवाज सुनते ही वह ठिठक गई। वह पहली रात, वह अपमान, वह कुर्ता, वह शांत चेहरा, सब फिर आंखों में लौट आया। यदि कर्म ने उसे वहीं न रोका होता तो शायद वह आज भी फूलों के मंचों पर झूठ बोलती रहती। उसने दीपक जलाया और पहली बार अपने लिए नहीं, अपने पिता के लिए प्रार्थना की। हे कृष्ण, उसने कहा, उन्हें दंड नहीं, दृष्टि देना। फिर उसने नोटबुक में लिखा, कल भीमपुरा, सुबह 7 बजे, ग्राम समिति के साथ निरीक्षण। भीमपुरा की सुबह अब अनन्या के लिए किसी समारोह की तारीख नहीं, श्रम की पुकार बन गई थी। वह 7 बजे से पहले ही गांव पहुंच गई। हाथ में नोटबुक, कंधे पर साधारण कपड़े का बैग और पैरों में धूल सह सकने वाली चप्पलें। ग्राम समिति की स्त्रियां पहले से चौपाल पर बैठी थी। कमला ने उसे देखते हुए कहा कि देर नहीं हुई। यह अच्छी बात है। अनन्या ने हल्की मुस्कान से सिर झुका लिया से। कभी लोग उसके लिए प्रतीक्षा करते थे। आज वह समय पर पहुंचकर विश्वास की एक छोटी ईंट रखना चाहती थी। नई जल योजना की रेखाएं जमीन पर चूने से खींची जा रही थी। इंजीनियर समझा रहा था कि पाइप किस गहराई पर डलेंगे, टंकी की नींव कैसी होगी और पानी की जांच कितनी बार होगी। अनन्या ने हर बात लिखी, पर अब वह केवल लिख नहीं रही थी, वह स्त्रियों से पूछ रही थी कि नल कहाँ चाहिए, किस रास्ते से मटके लाए जाते हैं, किन घरों में बुजुर्ग हैं। पहले योजनाएं दफ्तर में बनती थी और गांव पर उतरती थी। अब गांव की आवाज योजना में चढ़ रही थी। उसे लगा कि प्रशासन और समाज के बीच यही पुल कभी टूट गया था। कमला ने एक जगह रुककर कहा कि यहाँ नल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बरसात में रास्ता कीचड़ से भर जाता है। इंजीनियर ने पहले आपत्ति की कि नक्शे में यही बिंदु ठीक है। आरव, जो निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तुरंत बोले कि नक्शा जमीन से सीखता है, जमीन नक्शे से नहीं। यह सुनकर स्त्रियों के चेहरों पर हल्की चमक आई। अनन्या ने उस वाक्य को अपनी नोटबुक में लिख लिया। उसे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। उसने वर्षों तक अपनी सुविधा का नक्शा लोगों पर रखा, पर अब जमीन की दरारें उसे नया मार्ग सिखा रही थी। इसी बीच जिला कार्यालय में जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। महेश ने दूसरी पूछताछ में कुछ ईमेल और भुगतान निर्देशों के बारे में बताया, जिन्हें छिपाया गया था। ठेकेदार रघुवीर मेहता के खातों से चौधरी परिवार से जुड़े लोगों को धन हस्तांतरण के संकेत मिले। ये मामला अब केवल घटिया निर्माण का नहीं, व्यापार, राजनीति और प्रशासन के भ्रष्ट गठजोड़ का रूप ले रहा था। आरव ने विशेष जांच दल को वित्तीय लेन देन की पूरी श्रृंखला खंगालने का निर्देश दिया। हर नया दस्तावेज किसी न कि शक्तिशाली नाम की ओर इशारा करता और हर नाम के पीछे दबाव का एक नया दरवाजा खुल जाता। शाम को आरव को राज्य सचिवालय से फोन आया। आवाज विनम्र थी, पर संदेश स्पष्ट, मामले को अति संवेदनशील मानकर सावधानी से चलें। किसी प्रतिष्ठित परिवार की छवि को अनावश्यक क्षति न पहुंचे और मीडिया से दूरी रखें। आरव ने कहा कि वे नियमों के अनुसार ही कार्यवाही कर रहे हैं। फोन कटने के बाद वह देर तक कुर्सी पर बैठे रहे। बाहर अंधेरा उतर रहा था और कमरे में फाइलों की गंध भारी थी। ईमानदार अधिकारी का अकेलापन वही जानता है जो आदेश की भाषा में छिपे डर को पहचानता हो। उन्होंने मां की तस्वीर देखी और स्वयं को संयत किया। सावित्री देवी की तबीयत उन दिनों गिरने लगी थी। पहले उन्होंने इसे थकान कहा, जिसकी उम्र करीब 77 साल रही होगी। फिर कमजोरी, एक रात अचानक उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई हुई। आरव उन्हें अस्पताल ले गए हैं और उम्र के कारण सावधानी आवश्यक है। आरव का चेहरा पहली बार अनन्या ने सचमुच टूटता हुआ देखा। वह अस्पताल पहुंची तो वही आदमी जो गांवों, ठेकेदारों और नेताओं से निर्भय होकर लड़ रहा था, मां के बिस्तर के पास बैठा बच्चे की तरह उनके हाथ सहला रहा था। उस दृश्य ने उसे समझाया कि शक्ति भी किसी प्रियजन की सांसों के आगे विनम्र हो जाती है। सावित्री देवी ने अनन्या को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। बेटी, गांव का पानी देखा? उन्होंने धीमे से पूछा। अनन्या ने कहा कि काम शुरू हो गया है और इस बार स्त्रियां खुद निगरानी कर रही हैं। वृद्धा की आंखों में संतोष की धुंधली चमक आई। उन्होंने आरव से कहा कि काम मत रोकना, बीमारी आती जाती रहती है।
आरव ने हल्के क्रोध और ममता से कहा कि माँ आप चुप रहिए। सावित्री देवी ने धीमे हंसकर कहा कि जिन माताओं ने बेटों को धर्म के लिए पाला हो वे बीमारी में भी वही कहेंगी। अनन्या की आंखें भर आईं। उसी अस्पताल में कुछ दूरी पर गौरी की पुनः जांच भी चल रही थी। कमला सावित्री देवी को प्रणाम करने आई। दो संसार, एक अधिकारी की माँ, एक मजदूर की माँ, एक ही गलियारे में मिल रहे थे। दोनों के माथे पर चिंता की एक जैसी रेखाएं थी। सावित्री देवी ने कमला का हाथ पकड़कर कहा कि बेटी ठीक होगी। कमला ने उत्तर दिया कि आपकी दुआ से। अमला ने उत्तर दिया कि आपकी दुआ से। अनन्या ने यह दृश्य देखा और मन में सोचा कि दुख मनुष्यों को बराबर कर देता है, पर समाज उन्हें फिर अलग कर देता है। यदि पानी, उपचार और सम्मान सबका अधिकार होते तो शायद इतने हाथ दरवाजों पर नहीं जुड़ते। विक्रम को सावित्री देवी की बीमारी की खबर मिली, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके भीतर अपनी लड़ाई चल रही थी। बैंक, वकील, साझेदार, पुराने मित्र सब उनसे दूरी नापने लगे थे। वे रात को अपने कमरे में अकेले बैठते और शराब का गिलास हाथ में लिए पूर्वजों की तस्वीर देखते। उन्हें लगता कि उन्होंने परिवार की प्रतिष्ठा बनाने में जीवन लगा दिया और बेटी ने एक झटके में उसे धूल में मिला दिया। पर कभी कभी स्मृति उन्हें धोखा देती। वे अन्या को 5 साल की बच्ची की तरह देखते, जो पहली बार स्कूल जाते हुए उनका हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी। क्रोध के नीचे पिता का प्रेम अभी जीवित था, पर अहंकार उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। मीरा इस टूटन की साक्षी थी। वे दिन में पति के लिए दवा रखती, रात में बेटी को संदेश लिखती और फिर मिटा देती। अंततः एक शाम वे चुपचाप अनन्या के किराए के कमरे में पहुंची। छोटी सी जगह, साधारण बिस्तर और स्टील के गिलास देखकर उनका हृदय भर आया। तू यहाँ कैसे रहती है? उन्होंने पूछा। अनन्या ने माँ के पैर छुए और कहा कि ठीक रहती है। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर अचानक रो पड़ी। मैंने तुझे सुविधा दी, पर शायद साहस नहीं सिखाया, उन्होंने कहा। अनन्या ने उत्तर दिया, आपने करुणा दी थी माँ, बस मुझे देर से याद आई। माँ बेटी देर तक बैठी रहीं। मीरा ने बताया कि विक्रम बाहर से कठोर है, पर भीतर बेचैन है। अनन्या ने कहा कि वह चाहती है पिता सच स्वीकार करें, ताकि वे पूरी तरह न टूटें। मीरा ने धीमे से कहा कि पुरुष कई बार गलती से अधिक गलती मानने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से रोना, झुकना और स्वीकारना कमजोरी बताया गया है। यह बात अनन्या को गहरी लगी। उसने पहली बार पिता को केवल दोषी व्यापारी नहीं, भयभीत मनुष्य की तरह भी देखा। फिर भी करुणा का अर्थ चुप्पी नहीं हो सकता था। उसने माँ से कहा कि बयान वापस नहीं लेगी। मीरा ने आंसू पोंछकर कहा, अब मत लेना। जांच में निर्णायक मोड़ तब आया जब राघव के निजी सहायक से बरामद एक पेन ड्राइव में बैठकों की रिकॉर्डिंग मिली। उसमें ठेकेदारों, महेश और चौधरी परिवार के बीच कमीशन, चुनावी चंदे और फर्जी गुणवत्ता प्रमाण पत्रों की चर्चा थी। विक्रम की आवाज प्रत्यक्ष रूप से कम थी, पर कई भुगतान उनकी स्वीकृति के बिना संभव नहीं लगते थे। आरव ने शब्दों को विधिवत सील कराया। दबाव तुरंत बढ़ा। एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें रात में बुलाकर संकेत दिया कि उनका स्थानांतरण दूरस्थ जिले में हो सकता है। आरव ने सम्मान से कहा कि स्थानांतरण सेवा का हिस्सा है, पर फाइलों का सत्य वहीं रहेगा जहां दर्ज हो चुका है। अनन्या को जब राघव की संलिप्तता का पता चला तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, केवल दुख हुआ। उसने कभी उससे प्रेम नहीं किया था, पर उसने उसे अपने भविष्य का निश्चित भाग मान लिया था। अब वो भविष्य भ्रष्ट सौदेबाजी की रिकॉर्डिंग में खुला पड़ा था। राघव ने उसे फोन किया और कठोर आवाज में कहा कि वह सब कुछ रोक सकती है यदि वह सार्वजनिक बयान देकर आरव पर पक्षपात का आरोप लगाए। अन्या ने कहा कि वह झूठ नहीं बोलेगी। राघव हंसा, तुम्हें लगता है वह अधिकारी तुम्हें बचाएगा? अन्या ने शांत उत्तर दिया, मैं किसी पुरुष से बचने नहीं, अपने सत्य के साथ खड़े होने की कोशिश कर रही हूं। राघव ने धमकी दी कि उसकी निजी तस्वीरें और पुराने संदेश मीडिया में फैलाए जाएंगे। उसे चरित्रहीन कहा जाएगा और कोई उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। यह सुनकर अनन्या का शरीर ठंडा पड़ गया। समाज में स्त्री को चुप कराने का सबसे आसान हथियार उसके चरित्र पर कीचड़ फेंकना होता है। उसने फोन काट दिया, पर हाथ कांपते रहे। वह सीधे आरव के पास नहीं गई, पहले उसने मां को बताया। मीरा ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटी, इस बार डरना मत। फिर उन्होंने वर्षों की झट चुप्पी तोड़ते हुए विक्रम के पुराने दस्तावेजों की एक अलमारी का स्थान बताया, जहां संभवतः मूल समझौते रखे थे। उस रात अन्या हवेली गई। मीरा ने पीछे का दरवाजा खुला रखा था। घर वैसा ही था, पर अब हर दीवार पूछती लगती थी कि वह बेटी है या गवाह। वह पुराने कार्यालय कक्ष में गई, जहां लकड़ी की अलमारी में दादा के समय से फाइलें रखी थी। मीरा बाहर पहरा देती रही। अनन्या ने चाबी से दराज खोली और कई समझौते, बैंक विवरण और ठेकेदारों के साथ हुए पत्राचार की प्रतियां निकाली।
तभी विक्रम दरवाजे पर आ गए। उनका चेहरा पीला था। अपनी माँ को भी मेरे विरुद्ध कर दिया, उन्होंने कहा। मीरा कांप गई पर पीछे नहीं हटी। अनन्या ने फाइलें सीने से लगा ली। उन्हें खड़ी। विरुद्ध होना नहीं, सत्य की ओर होना है। विक्रम ने एक पल के लिए हाथ उठाया पर रोक लिया। उनके चेहरे पर क्रोध, अपमान और असहायता एक साथ थे। तुम समझती नहीं, उन्होंने कहा। यह सब मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए किया। राजनीति, व्यापार, दान, सब में समझौते करने पड़ते हैं। राजनीति, व्यापार, दान, खाली आदर्शों से घर नहीं चलते। अनन्या ने आंसू रोकते हुए कहा। पर पापा, दूसरों के घर उजाड़कर अपना घर कैसे चलता है? विक्रम ने उत्तर नहीं दिया। पहली बार उनके शब्द कम पड़ गए। कमरे में मीरा की सिसकी और पुरानी घड़ी की टिक टिक रह गई। अगले दिन अनन्या ने दस्तावेज जांदल को सौंपे और अपना विस्तृत बयान दर्ज कराया। उसने स्पष्ट कहा कि उसने फाउंडेशन का सार्वजनिक चेहरा बनकर जिन दावों का समर्थन किया, वे वास्तविक निरीक्षण के बिना किए गए थे। उसने अपने पिता के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और तथ्यात्मक जिम्मेदारी दोनों को अलग अलग दर्ज कराया। अधिकारी ने पूछा कि क्या वह दबाव में है। उसने कहा, हाँ, दबाव है, परिवार का, समाज का, भय का। पर यह बयान दबाव में नहीं, उसी दबाव को स्वीकारते हुए दिया जा रहा है। यह वाक्य लिखते समय उसकी आवाज का कांपी पर शब्द नहीं टूटे। आरव ने दूर से देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। सावित्री देवी की हालत बीच बीच में सुधरती और बिगड़ती रही। आरव दिन में दफ्तर, गांव और जांच संभालते, रात में अस्पताल की कुर्सी पर बैठकर मां की देखभाल करते। अनन्या कई बार उनके लिए चाय लाती, पर दोनों के बीच अब भी मर्यादा की दूरी बनी रहती। एक रात सावित्री ने अन्या से अकेले में झई में कहा कि बेटा बहुत मजबूत दिखता है, पर भीतर से अपनी मां को खोने से डरता है। उसके पास सिद्धांत हैं, उन्होंने कहा, पर उसे भी कभी कभी सहारे की जरूरत होती है। अन्या ने बाहर बैठे आरव को देखा। उसे लगा कि सम्मान धीरे धीरे स्नेह में बदल रहा है, पर वह स्नेह किसी जल्दबाजी का नाम नहीं था। जनता के दबाव और सबूतों के कारण गिरफ्तारियां बढ़ी। राघव के पिता पर भी जांच बैठी। राघव कुछ समय के लिए गायब हो गया, फिर अग्रिम जमानत की कोशिश करने लगा। विक्रम को नोटिस मिला कि उन्हें पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा। यह समाचार सुनकर मीरा लगभग टूट गईं। अनन्या घर पहुंची तो पिता पूजा कक्ष के बाहर बैठे थे। हाथ में माला थी पर उंगलियां स्थिर। उन्होंने बेटी को देखा और पहली बार क्रोध के बजाय थकान दिखाई दी। क्या यही चाहती थी? उन्होंने पूछा। अन्या ने धीरे से कहा, नहीं पापा, मैं चाहती थी कि यह कभी हुआ ही ना होता। विक्रम की आंखें भर आईं, पर उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था पैसा देकर सब सुधर सकता है, गांव भी, अफसर भी, समाचार भी, पर अब बेटी की आंखों में जो निराशा थी वह किसी कीमत पर नहीं खरीदी जा सकती। अनन्या उनके पास बैठ गई। बहुत देर दोनों चुप रहे। फिर विक्रम ने धीमे से पूछा, यदि मैं सच बोल दूं तो क्या तुम मुझे क्षमा कर दोगी? अनन्या ने कहा कि बेटी होने के नाते वह उन्हें प्रेम करना बंद नहीं कर सकती, पर क्षमा केवल उससे नहीं, उन लोगों से मांगनी होगी जिनका पानी, विश्वास और स्वास्थ्य छिना। विक्रम ने पहली बार सिर झुका लिया। पूछताछ के दिन विक्रम सफेद कुर्ता पहनकर जिला कार्यालय पहुंचे। बाहर मीडिया थी, पर वे किसी से नहीं बोले। आरव ने औपचारिकता से उनका स्वागत किया। कमरे में बैठकर उन्होंने पहले वकील की सावधानी से उत्तर दिए, फिर अचानक चुप हो गए। शायद गौरी की तस्वीर, अनन्या की आंखें, मीरा का रोना और वर्षों की थकान एक साथ भीतर उठाई। उन्होंने स्वीकार किया कि गुणवत्ता नियंत्रण में जानबूझकर ढील दी गई। भुगतान संबंधी विसंगतियां उनकी जानकारी में आई थी और उन्होंने प्रतिष्ठा बचाने के लिए कार्रवाई रोक दी। यह पूर्ण स्वीकारोक्ति नहीं थी, पर झूठ की दीवार में पहला वास्तविक छेद था। बयान के बाद विक्रम बाहर निकले तो उनका चेहरा बूढ़ा लग रहा था। अन्या दूर खड़ी थी। उन्होंने उसे देखा, पर पास नहीं आए। शायद अभी भी पिता और बेटी के बीच अपराध की नदी बह रही थी। आरव ने कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। विक्रम की गिरफ्तारी तत्काल नहीं हुई, पर उन्हें देश छोड़ने से रोका गया और फाउंडेशन के खातों की जांच शुरू हुई। शहर में इस खबर ने हलचल मचा दी। कुछ लोगों ने कहा कि त्रिवेदी टूट गए, कुछ ने कहा कि देर से सही। उन्होंने स्वीकार किया। अनन्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे पता था कि यह केवल शुरुआत है। प्रायश्चित का मार्ग अदालत से लंबा होता है। उसी शाम सावित्री देवी की तबीयत अचानक सुधरी। बुखार उतर गया, सांस स्थिर हुई और डॉक्टर ने कहा कि खतरा कम हो रहा है। आरव ने राहत की सांस ली, पर आंखें नम हो गई। सावित्री देवी ने उनका हाथ दबाकर कहा कि देखा, डर को काम देने से वह छोटा हो जाता है। अन्या वहां खड़ी मुस्कुराई। वृद्धा ने उसे पास बुलाया और कहा,
अब अपने पिता को भी भीतर से स्वस्थ करना, पर झूठ की दवा से नहीं। यह वाक्य उसके लिए आशीर्वाद और आदेश दोनों था। उसने सावित्री देवी के पैर छुए। उसे लगा कि एक माँ की तपस्या ने 2 घरों को टूटते हुए भी बचने की राह दिखा दी। भीमपुर करीब साल रही होगी, पर इस बार कोई भव्य शिलान्यास नहीं हुआ। ग्राम समिति, आरव, तकनीकी दल, कमला, गौरी और अनन्या उपस्थित थे। मिट्टी में पहली ईंट रखने से पहले गांव की सबसे वृद्ध स्त्री ने जल का छोटा कलश रखा और कहा कि यह काम सबकी आंखों के सामने होगा। अनन्या ने किसी पट्टिका पर अपना नाम न लिखने का आग्रह किया। गौरी ने हंसकर कहा कि यदि नाम सावधान रहना लिखो। सब हंसे, उस हंसी में जो हल्कापन था वह किसी भी उद्घाटन की तालियों से अधिक सच्चा था। रात को लौटते समय आरव और अनन्या फिर उसी सड़क पर कुछ क्षण के लिए रुके जहां कभी उन्होंने सत्य की कीमत पर बात की थी। हवा ठंडी थी और दूर गांव में ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी। अन्या ने कहा कि उसने आज पिता की आंखों में पहली बार भय के पीछे छिपी थकान देखी। आरव ने कहा कि अपराध स्वीकारना भी एक तरह की सजा है, पर वही सुधार का द्वार खोल सकता है। अनन्या ने पूछा कि क्या हर संबंध बच सकता है। आरव ने उत्तर दिया कि हर संबंध पुराने रूप में नहीं बचता, पर यदि सत्य का थोड़ा जल मिले तो वह नया रूप ले सकता है। अनन्या ने उस रात अपने कमरे में लौटकर पिता को पत्र लिखा। उसने लिखा कि वह उनसे प्रेम करती है, पर उनके झूठ का साथ नहीं दे सकती। उसने लिखा कि गौरी की आंखों में उसने वह भारत देखा जिसे उनके जैसे घरों ने वर्षों तक भाषणों में सजाया, पर समझा नहीं। उसने लिखा कि यदि वे सचमुच प्रायश्चित करना चाहते हैं तो अदालत में, गांव में और अपने भीतर एक ही बात कहें। पत्र भेजते समय उसके हाथ नहीं कांपे। बाहर दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी। वह अब उसे अपमान की याद नहीं, यात्रा की याद दिलाती थी। एक लंबी यात्रा जिसमें गंतव्य से अधिक मनुष्य का बदलना महत्वपूर्ण था। मुकदमे और जांच के महीनों ने शहर की चमक से वह धूल उठा दी थी जो वर्षों से सजावट के नीचे दबी थी। अदालत में कागज बोलते थे, गवाह बोलते थे, गांव की स्त्रियां बोलती थी, और हर बयान के साथ दान की पुरानी भाषा थोड़ी और कमजोर पड़ती जाती थी। विक्रम त्रिवेदी ने अंततः अपनी जिम्मेदारी का एक बड़ा भाग स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा बचाने की इच्छा ने उन्हें सत्य से दूर किया, और लाभ, राजनीति तथा भय के बीच उन्होंने वही चुप्पी चुनी जो अपराध को बढ़ाती है। यह सुनते समय अनन्या अदालत की पिछली बेंच पर बैठी थी। वह चाहती तो रो सकती थी, पर उसके आंसू जैसे सूख चुके थे। पिता को कटघरे में देखना किसी बेटी के लिए विजय नहीं हो सकता। उनके सफेद बाल कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए थे, चेहरा धंस गया था, और आवाज में वह भारीपन था जो केवल हार से नहीं, आत्मज्ञान से आता है। अदालत ने आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखी। ठेकेदारों और अधिकारियों पर कठोर धाराएं लगी। राघव और उसके पिता पर भी जांच गहरी हुई। विक्रम को अस्थायी राहत मिली, पर उनके खातों, निगरानी, यात्रा पर रोक और सार्वजनिक मुआवजे की बाध्यता तय हुई। न्याय धीरे चलता है, पर उस दिन उसने दिशा बदल दी। त्रिवेदी फाउंडेशन का नाम बदल दिया गया। नई समिति में गांवों के प्रतिनिधि, जल विशेषज्ञ, स्वास्थ्य कर्मी और महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई। विक्रम ने निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जल सुधार और क्षतिपूर्ति को समर्पित किया, पर इस बार किसी पट्टिका पर उनका नाम नहीं लिखा गया। उन्होंने स्वयं आग्रह किया कि भीमपुरा की नई टंकी पर केवल इतना लिखा जाए, यह पानी जनता का अधिकार है। कुछ लोगों ने इसे छवि बचाने का नया प्रयास कहा। कुछ ने देर से आया पश्चाताप। अनन्या ने निर्णय नहीं दिया। उसने सीखा था कि मनुष्य का परिवर्तन भी पानी की तरह है, सतह देखने से गहराई नहीं मापी जाती। भीमपुरा में जब नई जल व्यवस्था पूरी हुई तो कोई बड़ा मंच नहीं बनाया गया। सुबह की धूप में गांव की स्त्रियां स्वयं इकट्ठी हुईं। कमला ने गौरी का हाथ पकड़ा, जो अब धीरे धीरे चलती थी और फिर से स्कूल जाने लगी थी। आरव ने नल खोला तो पहले हवा निकली, फिर साफ पानी की स्थिर धारा। उस क्षण कोई भाषण नहीं हुआ। स्त्रियों ने अपनी हथेलियां आगे की, बच्चों ने खुशी में शोर किया, और बूढ़ी दादी ने आकाश की ओर देखकर राम का नाम लिया। अनन्या सबसे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे केवल अपराध के नहीं, कृतज्ञता के थे। कमला ने उसे पास बुलाया। अनन्या संकोच से आगे बढ़ी। कमला ने पानी से भरा लोटा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, पी लो, इस बार यह हमारे साथ तुम्हारा भी वचन है कि पानी झूठा नहीं होगा। अनन्या ने दोनों हाथों से लोटा लिया। पानी साधारण था, पर उसके भीतर उसे वर्षों की प्यास, संघर्ष, चोट और विश्वास का स्वाद मिला। उसने इतने धीरे धीरे पिया और हाथ जोड़कर कमला के सामने सिर झुका दिया। कमला ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, पर उसके कंधे को हल्का सा छू दिया। शायद कुछ क्षमाएं शब्द नहीं बोलती, वे स्पर्श की छोटी कंपन में उतरती हैं। गौरी ने अपनी किताबें दिखाई।
उसने कहा कि वह अभी भी डॉक्टर बनेगी और गांव में बच्चों को पानी से बीमार नहीं होने देगी। अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा कि उसे विज्ञान कठिन लगता है या नहीं। गौरी ने गर्व से कहा कि कठिन चीजों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आरव साहब कहते हैं कि कठिन प्रश्न ही असली उत्तरों तक ले जाते हैं। आरव दूर खड़े यह सुनकर हल्का मुस्कुराए। अनन्या ने महसूस किया कि एक घायल बच्ची का सपना किसी भी फाउंडेशन से बड़ा है। यदि समाज उसे शिक्षा, पानी और सुरक्षा दे सके तो शायद प्रायश्चित का अर्थ केवल दंड नहीं, निर्माण भी हो सकता है। सावित्री देवी भी उस दिन भीमपुरा आई थी। बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया था, पर आंखों की चमक वही थी। उन्होंने नई टंकी को देखा और धीमे से कहा कि पानी का काम मंदिर बनाने जैसा है, क्योंकि प्यासे की देही भगवान का घर है। विक्रम भी कुछ दूरी पर खड़े थे। उन्होंने गांव वालों के सामने हाथ जोड़े, पर इस बार कोई तैयार भाषण नहीं था। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई, गंभीर गलती, और वे दंड से बचना नहीं चाहते। भीड़ शांत रही। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर किसी ने पत्थर भी नहीं फेंका। कभी कभी समाज की सबसे बड़ी उदारता यही होती है कि वह तुम्हें सच बोलने देता है। अन्या ने पिता को उस दिन अलग से देखा। वे पहले जैसे शक्तिशाली नहीं लगे, पर शायद अधिक मनुष्य लगे। उन्होंने बेटी से कहा कि उसने उनका घर तोड़ा नहीं, बल्कि वह दरार दिखा दी जिसे वे वर्षों से पर्दों से ढंक रहे थे। अन्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। घर फिर बन सकता है, उसने कहा, यदि नींव सच की हो। विक्रम की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा कि क्या वह कभी हवड़े। उन्होंने पूछा कि क्या वह हवेली लौटी। उत्तर दिया, आएगी, पर पहले जैसी नहीं। उसे अब उसी घर में नया संबंध बनाना होगा, जहां बेटी आज्ञाकारी छाया नहीं, जागी हुई आत्मा बनकर लौटे। विक्रम ने पहली बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की। राघव का मामला अलग दिशा में गया। वित्तीय लेन देन और रिकॉर्डिंग के आधार पर उस पर आरोप तय हुए। राजनीतिक परिवार ने पहले बहुत शोर किया, फिर धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। एक दिन अदालत के बाहर उसकी नजर अनन्या से मिली। उसके चेहरे पर अब वह आत्मविश्वासी व्यंग्य नहीं था। उसने कुछ कहना चाहा, शायद आरोप, शायद क्षमा, शायद पुराना अधिकार। अनन्या ने केवल हाथ जोड़कर नमस्ते किया और आगे बढ़ गई। उसके भीतर अब उसके लिए घृणा भी नहीं बची थी। उसने समझा कि जो संबंध आत्मा को छोटा कर दे, उससे मुक्त होना दंड नहीं, मुक्ति है। समय आगे बढ़ा। अनन्या ने जयपुर की कई सुविधाएं पीछे छोड़कर राजस्थान के जल और बालिका शिक्षा से जुड़े एक सामुदायिक संगठन में काम शुरू किया। वह अब मंचों पर कम बोलती, बैठकों में अधिक सुनती। वह गांवों में जाती, खर्च की दीवार पुस्तिका पढ़ती, महिलाओं से पूछती कि नल सचमुच चल रहे हैं या नहीं। कभी कभी लोग उसे पुराने समाचारों से पहचानते और ताना मारते। वह भागती नहीं। वह कहती कि हाँ, वह वही है जिसने देर से सीखा। उसके इस स्वीकार से लोग तुरंत नरम नहीं पड़ते, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि विश्वास मांगा नहीं जाता, समय और कर्म से कमाया जाता है। आरव का कार्यकाल भी सरल नहीं रहा। दबाव, स्थानांतरण की अफवाहें। उसी उम्र करीब 70 साल रही होगी। राजनीतिक विरोध और फाइलों की अंतहीन दुनिया उनके साथ चलती रही। पर भीमपुरा का मॉडल कई गांवों में अपनाया गया। उन्होंने हर योजना में ग्राम समितियों की सार्वजनिक निगरानी अनिवार्य करवाई। सावित्री कभी अनन्या को बुलाकर घर का खाना खिलाती। उनके छोटे सरकारी आवास में दाल, रोटी, तुलसी और पुराने रेडियो की आवाज थी। वहां कोई वैभव नहीं था, पर अपनापन था। अन्या ने जाना कि घर दीवारों से बड़ा नहीं होता। घर वह स्थान है जहां मनुष्य बिना मुखौटे बैठ सके। आरव और अनन्या के बीच संबंध का नाम किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि दोनों ने उसे जल्दबाजी में नाम देना आवश्यक नहीं समझा। वे साथ काम करते, बहस करते, कभी असहमत होते, कभी लंबी चुप्पियों में एक दूसरे की थकान समझते। अनन्या के भीतर सम्मान धीरे धीरे स्नेह में बदला और स्नेह ने प्रेम की छाया ली। पर उसमें अधिकार की अधीरता नहीं होगी, पर उसमें अधिकार की अथर नहीं थी। आरव ने एक बार, प्रेम तभी टिकता है जब दोनों व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहें। अन्या ने उत्तर दिया कि वह अभी स्वयं को पहचानना सीख रही है। आरव ने कहा, यही सबसे कठिन और सबसे पवित्र शिक्षा है। एक वर्ष बाद उदयपुर से जयपुर लौटने के लिए अन्या ने जानबूझकर सामान्य डिब्बे का टिकट लिया। संगठन की बैठक समाप्त हुई थी और वह थकी हुई थी। स्टेशन पर वही गंध थी, चाय, धुआं, पसीना, लोहे और यात्राओं की मिली हुई गंध। पर इस बार उसे वह गंध घृणित नहीं लगी। वह जीवन की गंध थी। उसके हाथ में महंगा पर्स नहीं, कपड़े का बैग था। उसमें फाइलें, गौरी का बनाया छोटा कार्ड, माँ की गीता और एक स्टील की बोतल थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसे पहली रात याद आई जब उसने किसी को उसकी जगह बताने की अहंकारी कोशिश की थी। डिब्बे में भीड़ थी। एक मजदूर परिवार दरवाजे के पास बैठा था। एक बुजुर्ग आदमी खांस रहा था
और एक गर्भवती स्त्री खिड़की के पास जगह खोज रही थी। अनन्या को सीट मिल गई थी, पर वह कुछ क्षण बैठी रही और फिर उठ गई। उसने गर्भवती स्त्री से कहा कि वह बैठ जाए। स्त्री ने आश्चर्य से उसे देखा, फिर धीरे से धन्यवाद कहा। बुजुर्ग आदमी ने पानी मांगा। अन्या ने अपनी बोतल आगे बढ़ाई। पानी देते समय उसे वह बूढ़ी औरत याद आई जिसे उसने कभी अनदेखा किया था। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने मुस्कुराहट से उन्हें छिपा लिया। ट्रेन चलने लगी। पहियों की वही लय, खिड़की से वही अंधेरा और भीतर वही मनुष्यों के वही अंधेरा और भीतर वही मनुष्यों की छोटी दुनिया। कुछ देर बाद सामने की सीट पर बैठा व्यक्ति अखबार हटाकर बोला, अब आप लोगों को कपड़ों से पहले आंखों में देखती हैं? अनन्या ने चौंक कर देखा। आरव सामने बैठे थे, साधारण कुर्ता पहने, कंधे पर वही कपड़े का झोला, हाथ में छोटी गीता। एक पल के लिए समय गोल घूमकर उसी रात में लौट आया, पर इस बार अनन्या वैसी नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कभी कभी आंखों में अपना ही अतीत भी दिख जाता है। आरव ने बताया कि वह अचानक निरीक्षण से लौट रहे हैं और टिकट नहीं मिला, इसलिए यही डिब्बा लिया। अनन्या हंसी, या शायद कर्म ने फिर हमें यहाँ बैठा दिया। आरव ने भी हल्की मुस्कान से कहा कि कर्म केवल दंड नहीं देता, अवसर भी देता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। बाहर खेत पीछे भाग रहे थे। कहीं दूर मंदिर की घंटी की ध्वनि हवा में आई और खो गई। अन्या ने कहा कि उस रात यदि उन्होंने सबके सामने अपना परिचय दे दिया होता तो वह केवल शर्मिंदा होती, पर उनके मौन ने उसे सोचने की जगह दी। आरव ने कहा कि कुछ सच तुरंत कहने से नहीं, समय पर प्रकट होने से असर करते हैं। रात गहराती गई। डिब्बे में बैठे लोग धीरे धीरे सोने लगे। गर्भवती स्त्री ने आशीर्वाद दिया, मजदूर परिवार ने रोटियां बांटी और बुजुर्ग आदमी ने कहा कि आजकल पढ़े लिखे लोग पानी भी पूछ लें तो अच्छा लगता है। अन्या ने उनके साथ सूखी रोटी का टुकड़ा खाया। स्वाद में कोई राजसीपन नहीं था, पर उसे लगा कि वह जीवन के अधिक निकट बैठी है। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा है। आरव ने खिड़की से इस बहार तक था कि भारत को बदलने के लिए बड़े आदेशों से अधिक छोटी दृष्टियों का बदलना जरूरी है। अन्या ने उत्तर दिया कि दृष्टि बदलने में कभी कभी पूरी दुनिया टूटती है। आरव ने कहा, और फिर वही दुनिया नहीं बनती है। सुबह से पहले ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वही धुंधली रोशनी, वही चाय की पुकार, वही ठंडी हवा। अन्या ने बाहर उतरकर कुल्हड़ चाय ली और एक आरव को दी। वह क्षण छोटा था, पर उसके भीतर पूरा वृत्त बंद हो रहा था। पहली यात्रा में कुल्हड़ की मिट्टी उसे असुविधा लगी थी। आज वही मिट्टी उसे अपनी धरती से जोड़ रही थी। उसने चाय की भाप में माँ मीरा का चेहरा देखा, पिता की झुकी आंखें, सावित्री देवी का आशीर्वाद, कमला का स्पर्श और गौरी की मुस्कान। जीवन कोई सीधी क्षमा नहीं देता, वह स्मृतियों को कर्म से धोने का समय देता है। जयपुर के पास पहुंचते पहुंचते आकाश गुलाबी हो गया। अरावली की रेखाएं धुंध में उभर रही थी। अनन्या ने आरव से पूछा कि क्या मनुष्य सचमुच बदल सकता है या केवल अपने अपराध के साथ जीना सीखता है। आरव ने कहा कि बदलना अपराध मिटाना नहीं है, बदलना यह है कि अपराध की स्मृति हमें दूसरों के दुख के प्रति जागा दे। कर्म का फल केवल चोट नहीं, उन्होंने कहा, कभी कभी वह चेतना भी होता है। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसने जाना कि उसे जीवन भर उस ट्रेन की रात याद रहेगी, पर अब वह स्मृति उसे तोड़ेगी नहीं, दिशा देगी। स्टेशन आया। भीड़ उतरने को बेचैन हुई। आरव और अनन्या साथ प्लेटफॉर्म पर उतरे। दूर से मीरा खड़ी दिखाई दी और उनके पास विक्रम भी थे। वे अभी भी कमजोर लगते थे, पर आंखों में पहले जैसी कठोर दीवार नहीं थी। अन्या ने उनके चरण छुए। इस बार विक्रम पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत धीमे कहा, घर चलोगी? अन्या ने माँ की ओर देखा, फिर आरव की ओर, फिर पिता से कहा, चलूंगी, पर पहले हमें भीमपुरा जाना है। गौरी की परीक्षा का परिणाम आज है। विक्रम ने क्षण भर उसे देखा, फिर हल्की थकी मुस्कान से सिर हिला दिया। कार स्टेशन से निकली तो शहर जाग रहा था। मंदिरों की घंटियां, दूध वालों की साइकिलें, चाय की दुकानों का धुआं और सड़क किनारे भागते बच्चे, सब कुछ वही था। पर अनन्या की दृष्टि बदल चुकी थी। उसने खिड़की नीचे कर दी। धूल आई, हवा आई, जीवन आया। विक्रम ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। शायद वे भी सीख रहे थे कि संसार को शीशे के पीछे से देखने पर मनुष्य सुरक्षित तो रहता है, पर जीवित नहीं। मीरा ने धीरे से गीता की छोटी प्रति अन्या के हाथ में रख दी। पन्ने खुले तो वही भाव सामने था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भीमपुरा पहुंचे तो गौरी सचमुच परीक्षा में पास हुई थी और अच्छे अंकों से गांव में मिठाई बंट रही थी। कमला ने विक्रम को देखकर पहले संकोच किया, फिर हाथ जोड़ दिए। विक्रम ने भी हाथ जोड़े और कहा कि गौरी की पढ़ाई में वे सहायता करना चाहते हैं, पर निर्णय कमला और ग्राम समिति का होगा। यह सुनकर अनन्या ने पिता की ओर देखा। छोटा सा वाक्य था, पर उसमें वर्षों की सत्ता से एक कदम पीछे हटने का साहस था।
कमला ने कहा कि सहायता चलेगी, शर्त यह कि बच्ची के सपने पर किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। विक्रम ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। सावित्री देवी ने गांव के मंदिर में छोटा दीपक जलाया। आरव, अन्या, मीरा, विक्रम, कमला और गौरी सब कुछ देर वहां खड़े रहे। कोई बड़ा संकल्प नहीं लिया गया, पर सबने मन ही मन कुछ छोड़ा और कुछ अपनाया। विक्रम ने अपना अहंकार थोड़ा छोड़ा, अन्या ने आत्म दोष का बोझ थोड़ा छोड़ा, कमला ने अविश्वास की दीवार में एक छोटी खिड़की खोली और आरव ने देखा कि न्याय का उद्देश्य केवल दंड नहीं, समाज को फिर से जोड़ना भी है। मंदिर की घंटी बजी। हवा में तुलसी और धूप की सुगंध थी। पानी की नई टक्की खीर सूर्य चमक रहा था, पर इस बार चमक आंखें चुंधिया नहीं रही थी। शाम को गांव से लौटते समय अन्या ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे नल के पास खेल रहे थे, स्त्रियां पानी भरते हुए हंस रही थी और गौरी अपनी किताब बाहों में दबाए स्कूल की ओर इशारा कर रही थी। उसे लगा दृश्य किसी प्रेम कहानी का अंत नहीं, एक समाज की धीमी मरम्मत का आरंभ है। आरव उसके पास खड़े थे। उन्होंने कहा, यात्रा लंबी है। अन्या ने उत्तर दिया, हाँ, पर अब मुझे रास्ते से डर नहीं लगता। दूर कहीं ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उस आवाज में अब अपमान नहीं, करुणा थी। दंड नहीं, अवसर था। और कर्म की कठोर ध्वनि में मुक्ति का मधुर स्वर मिला हुआ था।